गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नए क्लास में पूरा नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं। आज की क्लास नंबर है 27 और आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेलमेंट एंड प्लेज। ठीक है, तो प्लीज़ कीप एवरीथिंग रेडी, थ्योरी बुक, Q&A बुक और अपना ये कॉपी नोट्स सब तैयार रखो, स्टेशनरी तैयार रखो, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बेलमेंट एंड प्लेज सर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 क्लास का टॉपिक है। कितने का है? अप्रॉक्सीमेटली 2.5 क्लासेस का टॉपिक है ये पूरा फुल। ठीक है, और आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होगी, पूरा एकदम इंटरेस्टिंग भी है और तुमको हल्का ही लगेगा। एज अ स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ तुमको ये टॉपिक थोड़ा इजी लगेगा कंपैरेटिवली। ओके, तो पिकअप वाइज ही बहुत इजी रहेगा। चलो अब यहीं पे नोट्स बनाते हैं। याद होगा कि जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट एड चालू किया था 3 क्लास पहले, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एड में एक समरी तुम लोग को बनाया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कितने सेक्शन, कितने पेजेस, क्वेश्चन आंसर एग्जाम्पल्स हैं। तो अब ये चैप्टर चालू करें तो यहीं पे एक बार नोट डाउन कर लेते हैं आओ। ठीक है, तो ये इस कम टू दिस थ्योरी बुक द फर्स्ट पेज, यहीं पे अपने नोट डाउन कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या मिलेगा अपने को। ओके, ठीक है, चैप्टर समरी। यहीं पे नोट डाउन कर लो तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट पॉइंट सर, बेलमेंट के ऊपर और प्लेज के ऊपर कितने सेक्शंस हैं? ये दीज आर टू डिफरेंट स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो बेलमेंट के ऊपर सर सेक्शन नंबर का जो रेंज है वो तोड़ के थोड़ा सा, एक तो है 148 से 171 और इसके अलावा है 180 एंड 181। ये तो ये होता है 26 सेक्शंस और नीचे वाले पर है 172 से लेके 179। ऐसे तो तुम 172 से 179 गिनोगे तो 8 आता है, पर बीच में एक और सेक्शन है इसमें, तो इसमें होता है 9, यानी कुल मिला के हो गए 35 सेक्शंस। तो इस चैप्टर में टोटल 35 सेक्शंस हैं। बेलमेंट ऑक्यूपाइज द मेजर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। प्लेज भी एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, पर प्लेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट। हैशटैग प्लेज is a special type of बेलमेंट। मतलब एक बार तुम अगर बेलमेंट पढ़ लिए ना तो फिर इस चैप्टर में प्लेज में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। प्लेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट। तो प्लेज के अंदर जो भी टॉपिक है वो काफ़ी मैच करता है बेलमेंट से, केवल थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा ज्ञान है। ओके, तो मेजर तो इस टॉपिक, इस चैप्टर में बेलमेंट ही डोमिनेट कर रहा है। एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक, एकदम पूरा पल्ले पड़ेगा। इट विल गिव यू अ न्यू एंगल टू थिंग्स। तुम जो मतलब इंटर के माहौल से, ये फाउंडेशन के माहौल से निकले हो, तुम्हारे दिमाग में वही सेल ऑफ गुड्स वगैरह चलता है। इट विल गिव यू अ डिफरेंट हॉराइजन। बेलमेंट से तुम्हारी एक समझ को भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, कितने पेज का चैप्टर है सर? 15 पेज का ही चैप्टर है ये। ओके, पेज है इसके 22.3 से लेके 22.17, तो इट्स अ स्मॉल चैप्टर ओनली। 15 पेज में तो स्मॉल ही माना जाता है। इसमें एग्जाम्पल्स भी कम है, 36 एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन आंसर की जो बुक है उसमें तुमको 2 कैटेगरी के मिलेंगे, वही 14 क्वेश्चंस तो नॉर्मल और 10 MCQ। ठीक है, सो दिस इज़ द चैप्टर समरी फॉर यू। ऐसा ही मैंने एकदम कॉन्ट्रैक्टेड 3 क्लास पहले जब चालू किया था तो तीनों का कराया था। आज ये चालू कर रहा हूँ तो इसका भी पहले से दिखा रहा हूँ। तो क्या इस मतलब मैं देखो स्टूडेंट माइंडसेट को बहुत अच्छे से समझता हूँ। मैं भी जब पढ़ाई करने बैठता हूँ तो पहले मैं नापता हूँ कि भाई चैप्टर में कितने पेजेस हैं, कितना पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली। मतलब अगर छोटा होता है ना तो मन ज़्यादा करता है पढ़ने का, क्या अरे यार अभी इसको ख़त्म कर देते हैं। बड़ा होता है तो थोड़ा सा वो डिस्करेज हो जाते हैं। इसलिए ये सब पहले से ही तुमको बता दिया कि देखो दिस इज़ द ओवरऑल थिंग। टोटल 35 सेक्शंस अपने को पढ़ना है और बहुत ही सुंदर अंदर एक सेक्शन का समरी चार्ट भी मैंने डाल रखा है जिससे मेजॉरिटी सेक्शंस कवर हो जाएंगे। ओके ऊपर कर रहे हैं इसको, ये रहा तुम्हारे सामने। सो कहानी स्टार्ट होती है बेलमेंट से, सेक्शन नंबर 148 से लेकर चालू हुआ एंड गोज टू 171। फिर 171 के बाद देखो प्लेज आ गया और प्लेज में ये सारे सेक्शंस है। बीच में एक 178A है, देखो यहाँ पे 178, फिर 178A, फिर 179। इसी वजह से एक सेक्शन एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, फिर 2 सेक्शन लास्ट में वो बेलर बेली यानी बेलमेंट के ऊपर ही है, तो 180 181। ठीक है, ये हो गया अपना सीन। बेलमेंट में बताया था कि 2 पार्टीज होते हैं, बेलर बेली। प्लेज में भी 2 पार्टीज होते हैं, प्लेजर प्लेजी। ठीक है, ये सब आएगा अभी, एग्जाम्पल्स वगैरह तो मैं दूंगा, तुम जानते हो। यहाँ तक क्लियर है? ओके, लेट्स टर्न। अब अपने आ गए बेलमेंट टॉपिक पे, प्लेज पे। अब यहाँ पे ये एक छोटा सा समरी डायग्राम दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा रेक्टिफाई करना है अपने को। ओके, बेलमेंट में ये 4 टॉपिक्स देखो लटक रहे हैं। ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलर, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेली, फाइंडर एंड लियन। सेक्शन है 148 से 171। अपने को मालूम है इसमें और भी सेक्शंस है। इसमें कौन से सेक्शन है सर? और
एंड 180 181, ये दो सेक्शंस भी बेलमेंट के ही हैं, लिख लो, एंड 180 181 ओके है, एंड 180 181। अच्छा, अब इधर प्लेज में आओ, प्लेज में 172 से 179 तक होता है, तो उसको ठीक कर लो, 172 से लेके 179 तक होता है, क्लियर है ये, ठीक है। और फिर लास्ट में तो वही, जैसे जब मैंने इंडेमनिटी गारंटी पढ़ाया था तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस का एक पूरा टेबल था, वैसे जब बेलमेंट प्लेज खत्म कर लेंगे तो उनके डिफरेंस का भी पूरा डिटेल में टेबल दिया हुआ ही है। ओके, सो ये हो गया अपना स्टार्टिंग, प्लेज का ये रेंज है, बेलमेंट का ये रेंज है। अब यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट स्टार्ट हो रहा है। ऑब्वियसली पहले मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा, पहले मैं कॉपी से स्टार्ट करूँगा। लेट मी गिव यू एन आइडिया व्हाट बेलमेंट इज। आ जाओ, कॉपी में हेडिंग दो, क्लास नंबर 27 इंटरलॉ कॉन्ट्रैक्ट एट पार्ट 2 बेलमेंट एंड प्लेज। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी कहानी तुम लोग के साथ, ठीक है। कॉपी में इस तरह से हेडिंग दे लो। अब मैं बेलमेंट के ऊपर कहानी डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। बेलमेंट को पढ़ते वक्त या स्टार्ट करते वक्त सबसे ज़रूरी होता है कि डू अ कंपैरिजन विथ सेल्स। सेल्स हम सबको पता है, सेल्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट, वो हम लोग को पता है, सेल्स इज ऑल्सो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बेलमेंट पढ़ें, दोनों में फ़र्क क्या है वो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक डिफरेंस का टेबल बनाओ, टी शेपेड। ज़्यादा नहीं, बस 8 लाइन के आसपास बना लो। इधर है बेलमेंट और इधर है सेल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग की कहानी स्टार्ट होती है एज अ डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड सेल। उससे एकदम तुरंत समझ में आता है, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होता है स्टूडेंट के। सबसे पहले उस तरफ पढ़ो। सेल में क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। ओके, ट्रांसफर ऑफ क्या? ओनरशिप। मतलब सेलर जो है वो बायर को मालिकाना हक ट्रांसफर कर देता है। सपोज ये अपना सेलर है और ये अपना बायर है, तो इनके बीच में जो भी सौदा होता है उसमें मालिकाना हक जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। सेलर ट्रांसफर्स द ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द बायर। लेकिन बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, मालिकाना हक या टाइटल। ओनरशिप को अपने टाइटल भी बोलते हैं, याद है ना? टाइटल वर्ड का मतलब अगर नहीं जानते तो सुन लो, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप ऑफ गुड्स। तो सेल में आप टाइटल या ओनरशिप ट्रांसफर करते हो, बेलमेंट में हम ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते। बेलमेंट में सिर्फ पोजेशन या कस्टडी। पोजेशन या कस्टडी का मतलब होता है कि सामान मेरे पास है, भले मैं उसका मालिक हूं या नहीं हूं वो एक अलग बात है, ठीक है। अब जैसे लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। ये घड़ी है, ये घड़ी मैं पहने हुए हूँ, ठीक है। तुम जो कि एक स्टूडेंट हो, तुम जो यहाँ पे देख रहे हो, तुम ऑब्वियसली यही एज्यूम करोगे कि सर अगर घड़ी पहना हुआ है तो सर घड़ी का मालिक भी और सर के पास वो घड़ी भी है, पोजेशन। तो आम तौर पे क्या होता है, आम तौर पे ओनरशिप और पोजेशन साथ साथ ही चलता है, इसीलिए लोग अलग से पोजेशन के बारे में कभी सोचते नहीं है। अब सपोज तुम मेरे सामने आए और तुम आए और तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया, तुमने फ़ोन मेरे सामने निकाल के बात करना चालू किया, तो मैं जब तुम्हारे हाथ में मोबाइल फ़ोन देखूंगा तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि ये लड़का या लड़की स्टूडेंट जो है मोबाइल फ़ोन का मालिक है। तो तुम मालिक भी हो और तुम्हारे पास वो सामान की कस्टडी भी है, दोनों ही है। तो अलग से हम लोग पोजीशन सोचते नहीं हैं जनरली स्पीकिंग। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो है वो मालिक नहीं है पर सामान उसके पास है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप एंड
पोजेशन, ठीक है। पोजेशन मतलब आपके पास वो सामान है, भले आप उसके मालिक नहीं हो। एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, ठीक है। मैं अपने किसी दोस्त से मिला, उसके पास एक बहुत अच्छी बुक थी, उसके पास कोई बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल बुक थी, और मुझे थोड़ा उसका मोटिवेशनल बुक्स वगैरह का मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने उसको बोला यार एक बार बुक मेरे को दे दे, मैं तेरे को 2 दिन में पढ़ के दे दूंगा। तो मेरे को 2 दिन से बेसी टाइम लगेगा नहीं पढ़ने में, ठीक है, मेरी रीडिंग स्पीड बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं बोला 2 दिन में तुमको दे दूंगा, बोला ठीक है ले जाओ। तो मैंने उससे वो बुक ले ली, 500 रुपये की वो किताब है, मैंने उससे पढ़ने के लिए ली। 2 दिन तक मैं पढ़ा और फिर उसको मैंने लौटा दिया, ठीक है। तो 2 दिन तक वो किताब मेरे पास थी, 2 दिन तक वो किताब मेरे पास थी। आई हैड द पोजेशन, मेरे पास उस किताब का पोजेशन था, कस्टडी था, मतलब मेरे पास थी, आई वॉज यूजिंग इट। बट डज इट मेक मी द ओनर ऑफ दैट बुक? नो। ओनर तो सर मेरा दोस्त ही है, तो मैंने किताब उसको लौटा दी बाद में। ये बेलमेंट है। बेलमेंट में क्या होता है, मेरे दोस्त ने टेम्पोरली अपना बुक्स मेरे को दिया ताकि मैं पढ़ लूँ और फिर मैं उसको लौटा दूँ। तो हमारे बीच में जो सौदा हुआ वो सेल्स का नहीं हुआ, वो बेलमेंट का हुआ। ओके बेलर, बेली, ये सामान है, इसका पोजेशन दिया जाता है, बाद में वो इसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। ओके तो अब दोनों में तुम एक तुलना समझो। बेलमेंट में क्या हो रहा है, बेलर जो है वो सामान का पोजेशन सामने वाले को दे रहा है, जो यूज करने के बाद सामान आपको उल्टा पकड़ा देगा, इट विल बी रिटर्न बैक टू यू, ठीक है, दैट इज बेलर। ठीक है, तो बेलमेंट के एक से एक एग्जांपल्स आएंगे जो तुमने कभी लाइफ में तुमने खुद किए हुए हैं, तुम्हारे घर में वो सब ट्रांजैक्शंस होते हैं, पर तुम्हारा कभी नज़र नहीं पड़ा उस तरह से, तुमने उसको बेलमेंट की तरह सोचा नहीं, बिकॉज तुम्हें वो कॉन्सेप्ट पता नहीं था। अब तुम सोचना चालू कर दोगे, मैं बताऊंगा, जस्ट वेट फॉर मी, आई विल गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स, क्या बेलमेंट है क्या नहीं बेलमेंट है सब। तो अभी आपको सेल्स और इसके बीच में तो फ़र्क समझ में आ रहा है। सेल्स में तो क्या होता है सर, ओनरशिप ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफ़र होता है, यूज़ के बाद माल वापस रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है। इसको चलो एक बार क्लोज करता हूँ मैं। ये कंसेप्ट समझ गए? ओके इतना सर समझ में आ गया जो आप बोल रहे हो, आई गॉट दैट। मूव ऑन, चलो मूव ऑन करते हैं, ठीक है। मूव ऑन करने का मतलब है कि मैं तुमको अभी सिखाने जा रहा हूँ बेलमेंट 2 प्रकार के होते हैं। पहले ये हो गया सर अपना, ये ठीक है, नक्की है, ओके। ये ड्रॉ कर लिए, तो बेलमेंट वर्सेस सेल में क्या फ़र्क है, इसको ड्रॉ कर लो। एक कंपैरिजन से बहुत अच्छा होता है। देखो मैं कॉपी नोट्स की ताकत में बहुत विश्वास रखता हूँ, कारण क्या है कि जब कोई स्टूडेंट घर में बाद में पढ़ने के लिए बैठेगा तो वो आते ही सबसे पहले कॉपी में जाएगा, कॉपी में देखते उसको एक किक स्टार्ट होता है, हाँ ऐसा 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 ऐसा, एंड देन यू गो टू बुक। इस तरह से धीरे धीरे बुक में माइग्रेट करोगे। कॉपी और बुक से ज़्यादा अच्छा रिवीजन किसी चीज़ से नहीं हो सकता। सारे रिवीजन वीडियोस वगैरह जो भी होते हैं वहाँ पे आप समझो कि सिर्फ 10% ही कवर हो पाता है, उल्टे 90% कवर नहीं हो पाता, और टाइम भी वेस्ट होता है। इससे बढ़िया 100% कवर करना है तो गो फॉर रिविजन फ्रॉम बुक एंड कॉपी, ओके। बेलमेंट, ओके। अब बेलमेंट सर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ड्रॉ करो मेरे साथ, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। एक होता है जीबी, ड्रॉ विथ मी प्लीज, ग्रेचुटस बेलमेंट। ठीक है, बेलमेंट में ये अलाउड है। बेलमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ ये अलाउड है कि कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है, बिकॉज दुनिया में ऐसे बहुत सारे बेलमेंट ट्रांजैक्शंस देखे गए हैं जहाँ
फ्री में किया गया, दूसरे के लिए किया गया, बिना कोई कंसिडरेशन के लिए किया गया, तो उसको भी बिल्कुल लीगल माना गया। तो बेलमेंट डज नॉट रिक्वायर कंसिडरेशन। देर आर टू टाइप्स ऑफ बेलमेंट। एक होता है जहाँ पे कंसिडरेशन के बिना भी बेलमेंट हो सकता है, मतलब एक पार्टी को कुछ मिल रहा है, दूसरे को कुछ नहीं मिल रहा। कंसिडरेशन का मतलब तुम जानते हैं, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो। तो विदाउट कंसिडरेशन मतलब एक जन को फायदा हो रहा है, दूसरे को फायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसा बेलमेंट भी अलाउड है। ऐसा बेलमेंट को हम कहते हैं ग्रेट्यूटस बेलमेंट, ग्रेट्यूटस बेलमेंट। और दूसरी तरफ उधर है एनजीबी, नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट, मतलब जिसमें दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिल रहा है, कंसिडरेशन है। अब आप ही सोचो यार, ऐसे तो 1% होंगे और 99% तो वैसे ही होंगे, क्योंकि दुनिया चलती पैसे के दम पे ही है। सामने वाले को, किसी को, हर किसी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। विन विन, विन विन का मतलब होता है दोनों जीते हैं, विन लूज किसी को पसंद नहीं है। तो ऑब्वियसली ऐसा 1% ही होता है, वैसा 99% होता है। हम लोग जो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे उसमें 99% एग्जाम्पल्स वो वाले रहेंगे, 1% एग्जाम्पल ये वाले रहेंगे। देखो 99% का दिक्कत नहीं, वो तो सब समझ में आता है। सर 1% समझाओ, ये नहीं समझ रहे कि फ्री में कोई क्यों करेगा। आई टेल यू, अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया था, आई गिव यू 2 एग्जांपल्स। ओके, ये फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ओके, इससे क्या है, तुम दोनों तरफ अलग अलग एग्जांपल रखोगे। फ्री वाले का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ड्रॉ कर लिया। बेलमेंट दो तरह का होता है, ग्रेटस नॉन ग्रेटस, ठीक है। अभी फ्री वाले का एग्जांपल, एक एग्जांपल है जहां एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली हो रहा है। ये पहला एग्जांपल, यहां पे सिर्फ बेली का फायदा हो रहा है, बेलर का फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे ओके, जैसे तुम एग्जांपल देखो, ये बंदा हुआ बेलर और ये हुआ अपना बेली, एकदम सरल एग्जांपल, ठीक है। कि भाई आपके पास गाड़ी है, सपोज तुम्हारे पास गाड़ी है, और तुम्हारे किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, फ्रेंड रिलेटिव को, पड़ोसी को गाड़ी की ज़रूरत है, क्योंकि उनके घर में कोई शादी ब्याह का ओकेजन है। ओके, तो जैसे सपोज तुम्हारे दोस्त के घर में, मैं एक बार इधर देखो, इधर देखो, डायग्राम एकदम सामने सामने दिख रहा है तुमको। सपोज मैं बेलर हूँ, ठीक है, मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, लेट अस से मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, तो मतलब नॉर्मल जीने के लिए मेरे पास एक गाड़ी है और एक गाड़ी एक्स्ट्रा रखी हुई है। अब क्या होता है कि मेरे किसी दोस्त के, रिश्तेदार के, पड़ोसी वगैरह के, जिनसे मेरा रिश्ता बहुत ही मधुर है, अच्छा है, उनके घर में कोई शादी ब्याह है, और शादी ब्याह में तो क्या होता है, गेस्ट लोग आते हैं, कोई बाहर से आता है, दूर दराज से आता है, तो सबको लाने ले जाने की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो दे नीड कार, दे नीड 5 to 10 कार्स। तो उसने बोला कि यार एक कार तुम दे दो अपनी तरफ से, एक बार 3 दिन के लिए काम है, खाली शादी वगैरह में, जो सगाई शादी ये सब का रस्म होता है उसमें गेस्ट लोग आएंगे जाएंगे। तो ठीक है, मेरा उनसे रिश्ता अच्छा है, तो मैंने उनको 3 दिन के लिए बोला ठीक है गाड़ी रख लीजिए, आप यूज़ कर लीजिए 3 दिन के लिए। तो अब 3 दिन के लिए मैंने उनको गाड़ी यूज़ करने को दे दिया ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज फॉर फ्री। मेरे को बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। अरे जिनके साथ आपका रिश्ता होता है उनके साथ थोड़ा ना बदले में पैसा लेते हो यार। अब तुम्हारे घर में कोई का, तुम्हारे मम्मी पापा का, या तुम्हारा एक कोई रिलेटिव्स है, कजिन है, फ्रेंड है, तो थोड़ा ना उनसे तुम पैसा लोगे। सपोज तुम्हारा दोस्त कोई दिन तुम्हारी गाड़ी में बैठ के स्कूल चला गया, स्कूल नहीं मतलब तुम लोग जिस क्लास में भी हो, सपोज तुम किसी क्लास में हो, कॉलेज में हो, या कुछ भी हो, ठीक है, तुम कहीं अपनी गाड़ी लेके जा रहे थे कोई जगह पे, और तुम्हारा दोस्त भी आके तुम्हारी गाड़ी में बैठ गया, तो उसे भाड़ा मांगोगे क्या निकलते 100 रुपया? कॉमन सेंस की बात है। तो अब यहाँ पे देखिए, इस एग्जाम्पल में बेनिफिट किसका हो रहा है? बेली का, उसको फायदा हो रहा है, बेलर को तो कोई फायदा हो नहीं रहा। जबकि इन ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट दोनों का फायदा होना चाहिए, क्विड प्रो क्यो, पर यहाँ आपका इनडायरेक्टली कोई फायदा नहीं हो रहा, बस एक रिश्ता है बोल के दे दिया, ठीक है। और इसमें ये मत बोलना सर रिश्ता मजबूत हुआ, दैट्स अ फायदा, ऐसा नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे आपका बेलर का तो कोई फायदा नहीं, फायदा किसका हो रहा है? बेली का हो रहा है, ठीक है। तो ये एक ऐसा बेलमेंट था जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक जन का फायदा हो रहा है, दूसरे का फायदा नहीं हो रहा, मतलब नो कंसिडरेशन। पर क्या ये अलाउड है? हाँ सर ये अलाउड है, इसे कहते हैं ग्रेट्यूटस बेलमेंट। ओके, ग्रेट्यूटस बेलमेंट वाज अ नाइस एग्जांपल। अब एक रिवर्स एग्जांपल लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब मेरे को दिखाना है कि कोई कोई केस में बेलर का भी फायदा हो सकता है। ड्रॉ दिस।
हाँ, हेलो। हाँ, ठीक है सर, ये नाइस है। अभी दूसरी तरफ से चलते हैं। एक और एग्जांपल इसी का, नीचे अगले पेज में जाना पड़ेगा, मेरे पास स्पेस नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे नोट्स का फर्स्ट पेज है। तो ये अपना ग्रेटस बेलमेंट चल रहा है, उसी का एग्जाम्पल 2। अब इस बार मैं ले रहा हूं एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। ऊपर वाले एग्जाम्पल में एक्सक्लूसिव बेनिफिट बेली का हुआ था, अब मैं नीचे के एग्जाम्पल ले रहा हूं एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर का। ठीक है, तो ओके, ऊपर कर दिया इधर। चलो ड्रॉ करते हैं। बेलर, बेली, ओके, पड़ोसी है, ओके। लेट्स डिस्कस। सपोज आपको अपने परिवार के साथ कहीं फैमिली ट्रिप पे जाना है। ठीक है, आपको अपने परिवार के साथ फैमिली ट्रिप पे कहीं जाना है, कोई शादी ब्याह का ओकेजन है, कोई शादी ब्याह का ओकेजन है, शहर के अंदर ही आज ही जाओगे और आज ही वापस आ जाओगे, अपने पूरे फैमिली के साथ जाना है। ओके, you have to, Baylor has to attend a ceremony with whole family। आपको कोई सेरेमनी में जाना है अपने पूरे परिवार के साथ कुछ समय के लिए, और आप रिटर्न आज ही कर जाओगे। ओके, बहुत ज़रूरी है। अब दिक्कत क्या है सर, आपके घर में ना एक पेट डॉग है। आपके घर में क्या है? पेट डॉग है। मैं डॉग तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, जैसा भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें ज़्यादा वो मत करना। अभी देखने में कौन सा जानवर है आई डोंट नो, बट अज्यूम करो ये पेट डॉग है। ओके, तो तुमको अपने परिवार के साथ ना कहीं जाना है, आज ही जाओगे आज ही जाओगे, पर क्या है ना कि देखो हर जगह अपने पेट डॉग को ले जा पाना पॉसिबल नहीं है। जिनके पास भी, तुम लोग में से किसी के पास भी अगर पेट होगा तो तुम लोग पता है कि कितना भी प्यार कर ले है जानवर, और ओकेजन में जाते हो तो क्या वो कहीं पे भी मतलब समझ लो पॉटी वगैरह कर सकता है। तो जिसके शादी में भी जाओगे वहाँ पे वो कर देगा तो झमेला हो जाएगा, तुम सब बारातियों के सामने बैठ के तुम साफ करते रहोगे, इट विल नॉट लुक नाइस। ओके, तो अभी क्या हुआ कि पेट डॉग है तुम्हारा, तो तुम जा रहे हो, तो तुमने अपने नेबर को रिक्वेस्ट किया कि यार एक काम करो, मैं बाहर जा रहा हूँ परिवार के साथ, वापस लौट के आ जाऊंगा, प्लीज़ मेरे कुछ घंटे के लिए, ठीक है, 8 आवर्स के लिए इसका टेक केयर कर लो। ठीक है, इस कुत्ते का टेक केयर कर लो। और वो पड़ोसी है, वो लोग कुत्ता उनको भी जानता पहचानता है, तो ऐसा नहीं कि उनको जाके काट लेगा वहाँ पे, ऐसा कुछ हिला मिला हुआ उनके साथ। और नेबर भी तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, उनको भी कुत्ता पसंद है। ठीक है, नेबर के यहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं वगैरह जो कुत्ते के साथ खेलते रहते हैं, तो वो उनके पास रह जाएगा, ऐसे कोई झमेला नहीं होगा, तो वो लोग रख लिए। अब यहाँ पे आप समझने वाला है, कुत्ता इज एन एनिमल। ओके, एन एनिमल फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। गुड्स का अगर डेफिनेशन तुम जानते हो, गुड्स इज डिफाइंड इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, गुड्स में एनिमल्स भी आते हैं। तुमने अपना बच्चा नहीं दिया, कुत्ता दिया है, ठीक है, ओके, ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो डॉग है, डॉग, तो डॉग इज गुड्स। ओके, और तुमने अपना गुड्स किसी और को दिया है, क्या तुमने अपने कुत्ते को गोद में दे दिया, कि मतलब गोद दे दिया क्या? नहीं, गोद नहीं दिया है सर, वो मतलब अभी दिए फिर ले लेंगे, तो इट्स अ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन एंड इट विल बी रिटर्न बैक, द डॉग विल कम बैक। ओके, जैसे अपने वापस आएंगे कुत्ता भी वापस आ जाएगा साथ में। ठीक है, तो ये बेलमेंट है। अब यहाँ बेलमेंट में कुत्ते को आप रखने के लिए दे रहे हो, उनका फायदा है कि आपका फायदा है? अब तुम ये मत बोला सर उनका फायदा, वो लोग खेलना चाहते थे, डोंट से नॉनसेंस। ठीक है, प्रैक्टिकल बात करो कि तुम जा रहे थे, तुम उनको दे के जा रहे थे, तुम्हारा फायदा है। यहाँ एक्सक्लूसिव फायदा किसका है? तुम्हारा है, बिकॉज यू नीड कि कोई उस कुत्ते की रखवाली कर ले कुछ घंटे तक। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव बेनिफिट किसका हो रहा है? बेलर का हो रहा है। वो लोग रखें कुछ घंटे तक, फिर तुम आ जाओगे, तुमको लौटा देंगे। ये भी ग्रेट्यूटस बेलमेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपने जब उनको कुत्ता रखने के लिए दिया तो वो लोग पैसा मांगे हैं क्या तुमसे कि 1 घंटे का हम लोग 200 रुपया लेंगे, तो 8 घंटे बाद होगे तो 1600 रुपया लगेगा कुत्ते का रखवाली करने का पैसा? ऐसा नहीं होता, फ्री में करेगा, नेबर है, पड़ोसी है। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ ग्रेट्यूटस बेलमेंट, जिसमें भला उसका नहीं भला
तुम्हारा हो रहा है. यू हैव गिवन योर डॉग फॉर टेकिंग केयर फॉर फ्यू आवर्स. गेटिंग माई पॉइंट? डॉग इज एन एनिमल बाय द वे. डॉग गुड्स में आएगा, ठीक है. जो लोग भी वैसा सोचेगा डॉग कैसे दे दिया, अरे डॉग गुड्स में आता है भाई. ओके तो ये देखो दो एग्जाम्पल अपने सामने. एक बार तुमने अपनी गाड़ी उनको दी उनके यूज़ के लिए, एक बार तुमने अपना कुत्ता उनको दिया रखवाली के लिए, संभालने के लिए कुछ घंटे के लिए, बिकॉज आपको कहीं जाना था. तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, एक एक जन का बेनिफिट हो रहा है. रिश्ते हैं, मतलब इट इज़ अ स्वीट रिलेशनशिप, और तुमने दे दिया तो कोई पैसा वैसा कुछ नहीं है. ऊपर वाले में उनका भला है, नीचे वाले में हमारा भला है, ठीक है. तो ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं सर? ये ग्रैट्यूटस बेलमेंट है. क्या है ये? ग्रैट्यूटस बेलमेंट. विदाउट कंसिडरेशन ये अलाउड है, ये चलेगा, ठीक है. हैव यू ड्रॉन दिस? हो गया ड्राइंग? तो ये ग्रैट्यूटस बेलमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना. ये मतलब तुम पूछ के देखना हजारों स्टूडेंट्स का, ये क्लियर नहीं होता कंसेप्ट, उनको समझ में नहीं आता ढंग से. अरे फायदा दोनों का हो सकता है, कभी उसका हुआ कभी हमारा हुआ, पर इन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक ही जन का हो रहा है, दोनों का फायदा नहीं हो रहा. क्योंकि अगर दोनों का फायदा हो रहा है तब तो फिर सर वो नॉन ग्रैट्यूटस बेलमेंट है, फिर तो कंसिडरेशन हो गया. विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक ही जन का भला हो रहा है, या तो बेलर का या बेली का. यू आर क्लियर ऑन दिस? ओके. अब अपने उधर चलते हैं. देखिए जी, अगर कोई चीज़ को लीगली पढ़ाया जा रहा है तो उसका कॉमर्शियल एस्पेक्ट तो होगा ही. आज अगर ये बेलमेंट टॉपिक लॉ का हिस्सा और लीगली पढ़ाया जा रहा है, देन इट मस्ट हैव अ कमर्शियल एस्पेक्ट. सो there are thousands of commercial types of transactions which happen, and when I say commercial transaction, that means there will be some price, there will be some amount, there will be some consideration, hence all of it will be non gratuitous bailment. तो 99% बेलमेंट जो होते हैं वो नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट ही होते हैं. 99% बेलमेंट, इट इज ऑल नॉन ग्रेट्यूटस. लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है. मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं तुमको. ये एग्जांपल्स अपने उसमें भी लिखे हुए हैं, क्या बोलते हैं, किताब में भी और यहाँ पे भी. अब ड्राइंग वगैरह ज़्यादा नहीं, ठीक है. टेलरिंग, आप ज़रा सोचो. मैं अभी इस बार टेक्स्ट लिख दिया, अब ड्राइंग व्राइंग की जरूरत नहीं पड़ेगा, ईजी है. सपोज मेरे को एक शर्ट बनवानी है. अभी ये जो मैं शर्ट पहन रहा हूँ, ठीक है, तो ये शर्ट क्या है, अपने गए रेमंड में जो भी अपने को शर्ट्स का कपड़ा पसंद आया अपने कपड़ा लिए, और रेमंड में ही टेलरिंग सेक्शन होता है, वहाँ पे मैं अपना मेजरमेंट्स दूंगा, कपड़ा दूंगा, और वो मुझे अपना शर्ट सील वील के पकड़ा देगा, ठीक है. यहाँ पे आप सोचो, मैं जो कस्टमर हूँ, जो मैंने कपड़ा खरीदा और मैं अब टेलरिंग सेक्शन में दे रहा हूँ, तो इट इज़ माई क्लॉथ, मेरा कपड़ा है वो, और मैं टेलर को दे रहा हूँ सिलने के लिए, तो आई एम गिविंग माई क्लॉथ टू हिम, आई एम द बेलर. ओके. और जो टेलर है वहाँ पे वो बेली है, वो मेरा सामान लिया, उस पर स्टिचिंग वगैरह करके मेरे को शर्ट बना के दे देगा. ही इज़ द बेली. तो आई एम द बेलर, ही इज़ द बेली. स्टिचिंग करने का पैसा कौन किसको देगा सर? ऑब्वियसली हम देगा. कस्टमर विल पे मनी टू द टेलर बिकॉज ऑफ स्टिचिंग चार्जेस. तो स्टिचिंग चार्जेस लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो ये भी तो एक प्रकार का बेलमेंट है. ओके. बेलमेंट में ये आपको याद रहे कि जो गुड्स आप दे रहे हो जरूरी नहीं कि वो इट विल बी रिटर्न टू यू एज इट इज. सपोज आई हैव गिवन माई शर्ट, मैं इससे थोड़ा उसको कपड़ा दिया हूँ कि कपड़ा दिया हूँ तो एज इट इज कपड़ा मेरे को लौटाएगा, वो तो कपड़े का सिल के शर्ट बना के मेरे को देगा ना. तो गुड्स में बी रिटर्न इन एन ऑल्टर्ड फॉर्म ऑल्सो, ठीक है. तो टेलरिंग हुआ. टेलरिंग में हम उसको पे कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं? स्टिचिंग चार्जेस, ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल, लॉन्ड्री. लॉन्ड्री का भी जो भी बिल होता है वो देना पड़ता है, लॉन्ड्री चार्जेस, ठीक है. अरे सोच के देखो, तुम्हारे घर में कितने सारे कपड़े होते हैं जो तुम लोग लॉन्ड्री में भेजते होगे. तो लॉन्ड्री में तुमने अपना कपड़ा दिया, धुल के प्रेस होके तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, इट्स अ बेलमेंट, और लॉन्ड्री वाले को पैसा तुम ही देते हो, ठीक है. ये दो एग्जांपल्स से स्टार्ट करने का रीजन था दैट नॉर्मली स्टूडेंट सोचता है कि जब हम अपना सामान किसी को दे रहे हैं तो उसके फायदे, दूसरे आदमी के फायदे के लिए दे रहे हैं, हमको पैसा मिलना चाहिए. यहाँ पे आप सामान दे रहे हो अपने फायदे के लिए, पैसा आपको देना पड़ेगा उसको, ठीक है. बेलर विल पे टू बेली. अनदर एग्जाम्पल लो, एक से एक इसमें मतलब 30 मार्क का एग्जाम्पल है, ठीक है. गाड़ी खराब हो गई, कार रिपेयर्स. तुमने सर्विस सेंटर में गाड़ी अपनी लेके चले गए, तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई, तो तुम गाड़ी सर्विस सेंटर में लेके जाओगे ना रिपेयर कराने के लिए. तो गाड़ी तुमने उनको दी, वो बोले भैया 1 सप्ताह बाद आना, तो गाड़ी वो 1 सप्ताह बाद ठीक करके तुमको वापस लौटा देंगे. यहाँ पर भी तुम ही उनको पैसा दोगे, ठीक है, जो भी उनका सर्विस चार्जेस है. दिस इज ऑल्सो बेलमेंट, है कि नहीं? अच्छा, कभी कभी लोग भाड़े पर कोई सामान देते हैं. भाड़ा पर सामान, हाँ, जैसे गाड़ी भाड़े पे मिलती है कि नहीं. अभी मैं बोला था कि गाड़ी दोस्त को मैंने दे दी एसेट्रा.
अब जरा एक नॉर्मल बात करते हैं। सपोज आज मेरे घर में कोई ओकेजन है, ठीक है, मेरे घर में मैरिज हो रही है, कोई ओकेजन वगैरह है, ठीक है। 2 साल पहले मेरी मैरिज हुई, तो 2 साल पहले जब मेरी मैरिज हुई थी तो मैरिज में हमारे भी तो इतने सारे गेस्ट हैं, आना जाना, हमारे खुद के परिवार वाले लोग हैं, आएंगे जाएंगे, तो गाड़ियाँ रखनी पड़ेंगी। नाउ आई हैड 2 कार्स, एकदम एक्चुअल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 साल पहले एग्जैक्टली। तो मेरे पास तो 2 ही गाड़ी थी, ठीक है, पर मेरे को और 5 गाड़ी भाड़े पर लेनी पड़ी, ठीक है। तो मेरे को भी कुछ दिन के लिए 5 गाड़ियां भाड़े पर लेनी पड़ी और फिर मैंने उनको पैसा दिया। तो कार इज गिवन ऑन हायर, ठीक है। तो यहां पर जो गाड़ी का मालिक जो मुझे गाड़ी यूज करने के लिए देगा उसको मैं बदले में पैसा दूंगा, बिकॉज वह बेली का फायदा है, तो मैं उनको पैसा दूंगा, कार का हायर चार्जेस, कार हायरिंग। इसमें क्या देंगे सर? हायर चार्जेस देंगे। गाड़ी अगर आप भाड़े पे लोगे तो आपको गाड़ी का हायर चार्जेस देना पड़ेगा। ये तो एकदम है ही, क्लियर एग्जांपल है, ठीक है। ऊपर करूं, कार हायर। नंबर 5, ठीक है। मैं टीचर हूं, तुम लोग स्टूडेंट्स, तुम लोगों में से कितने जन ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग करते हैं मेरे वेबसाइट पे जाके और मेरी क्लासेस परचेज करते हो, ठीक है। तो यार मैं अपना बुक्स यहाँ से निकलवाता हूँ कि नहीं निकलवाता हूँ? तुम्हारे पास निकलवाता हूँ, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर ये तो सेल का ट्रांजैक्शन है। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सेल है, बिकॉज मैं अपनी क्लासेस तुमको जब दे रहा हूँ तो साथ में बुक्स भी मैं बेच रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि तुम पढ़ के बुक्स मेरे को लौटाओगे। इट इज सेल, आई एग्री टोटली, बट लिसन टू मी। जब मैं अपना बुक का पार्सल कोरियर वाले को पकड़ाता हूँ, क्या मैंने सिर्फ मेरे और कोरियर वाले के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना? मैंने अपना पार्सल बुक्स का जो मैं तुम्हारे पास भेजना चाहता हूँ, मैंने कोरियर वाले को पकड़ाया और बोला भैया ये डिलीवरी कर दो उस फलाने स्टूडेंट के घर पे, ठीक है। वो मेरे से पैसा लेगा, फिर वो एरोप्लेन मोड से जाएगा तुम्हारे घर के इलाके में जाएगा, फिर वहाँ से कोई आए के तुम्हारे घर में तुमको देगा, ऑल दैट। क्या मैंने अपनी किताबों का पार्सल कोरियर वाले को बेचा है? नहीं। आई हैव गिवन माई गुड्स टू हिम फॉर सम पर्पस दैट इज ट्रांसपोर्ट टू यू, ठीक है। और उसके लिए मैं उनको कोरियर चार्जेस पे कर रहा हूं। बेलमेंट में ये जरूरी नहीं है हर बार कि बेलर बेली को सामान देगा और बेली वापस सामान बेलर को ही लाके देगा, ये जरूरी नहीं है। बेली में डिस्पोज द गुड्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बेलर, ऐसा भी होता है, समझे? अरे हर बार ये जरूरी नहीं है रे कि बेली वापस सामान मेरे को ही देगा, मतलब मैं कोरियर वाले को पार्सल दिया, कल वापस लाके मेरे को पकड़ा दिया, ऐसा थोड़ा ना होता है। बेलमेंट में ये भी एक एंगल होता है कि डिस्पोज द गुड्स टू अदर पर्सन एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बेलर। तो आई एम द बेलर, मैंने बुक्स का पार्सल कोरियर वाले को दिया, अब कोरियर वाला तुमको देगा, तो मेरे और कोरियर वाले के बीच में बेलमेंट है, ठीक है। कोरियर मैं उनको बदले में क्या देता हूं? कोरियर का जो भी चार्जेस होता है, CHG मतलब चार्जेस, ठीक है। ये मैं बेलर सिद्धार्थ, मैंने कोरियर कंपनी को दिया अपना बुक्स का पार्सल और वो लाके मुझको नहीं देगा, वो ले जाके बुक्स किसको देगा? तुमको देगा, तुम स्टूडेंट, तुम थर्ड पर्सन हो, ठीक है। कोरियर वाला इज बेली। तो कोरियर कंपनी क्या करेगा? मैंने बुक्स कोरियर वाले को दिया, कोरियर वाला डज नॉट बिकम द मालिक, मैंने सिर्फ बुक्स का पोजेशन उसको दिया है और बोला है कि डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस, तो उसने तुमको जाके पकड़ा दिया। तो मेरे और कोरियर के बीच में बेलर बेली का रिश्ता है, ठीक है। तो ये एकदम डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल हुआ। बोला ना, एग्जाम्पल में ऐसा आग लगा देंगे ना, हर टाइप का एग्जाम्पल मिलेगा, जो अंदर पढ़ोगे भी नहीं, जो मतलब लाइन पढ़ोगे यार ये डाउट हो रहा है, पहले ही एग्जाम्पल दे चुके सर उसका। एक बार बेस सही बिल्ड करके डाल दूंगा ना तुम्हारे अंदर, बस खत्म, फिर कोई हेडेक ही नहीं है। ओके, मैंने कई एग्जांपल्स तुमको दिखाए, ऊपर के जो 3 एग्जांपल्स है 1 2 3, वो वहां पर बेलर का फायदा हो रहा है, इससे बेलर पैसा निकाल के दे रहा है। कार हायरिंग के केस में हम अगर गाड़ी भाड़े पे किसी को देगा तो फिर हमको पैसा मिलेगा, ठीक है। बेली का फायदा है तो बेली पैसा देगा। यहाँ पर कोरियर वाला केस ये अलग ही केस था। यहाँ पे तो क्या है कि माल हमको रिटर्न नहीं होगा, माल मेरे हिसाब से कहीं और डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, ठीक है। देयर आर लॉट मोर एग्जाम्पल्स, वो अपने बुक में जाके करेंगे। तो आई हैव गिवन यू वेरी गुड एग्जाम्पल्स, पढ़ते वक्त तुम्हारा किक स्टार्ट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बार चलो मैं तुमको थोड़ा एग्जाम्पल्स देता हूँ जो बेलमेंट है ही नहीं, नॉट बेलमेंट, ओके, नॉट
ये भी मशहूर है, वो लोग एग्जाम में तुमको टेस्ट करने के लिए बोलते हैं बताइए ये चीज बेलमेंट है कि नहीं है। कार पार्किंग नॉट अ बेलमेंट। ओके, कार पार्किंग बेलमेंट नहीं होता। कार पार्किंग ये मत सोचो कि तुमने अपनी गाड़ी किसी और को, सपोज तुम मॉल गए, ओके, तो मॉल में अगर जाओगे तो अपनी तो गाड़ी लेके ही जाओगे और गाड़ी मॉल की पार्किंग में रख दोगे और फिर तुम अपना मॉल घूम घाम के पार्किंग से गाड़ी लेके पैसा देके निकल लोगे। ऊपर ऊपर से लगता है कि सर ये भी तो एक तरह का बेलमेंट है, बिकॉज गाड़ी मूवेबल आइटम है, गाड़ी गुड्स है, तो वो मैं टेम्पररी किसी और को दे रहा हूँ, फिर वो बाद में मुझे लौटाएगा। आपको समझना पड़ेगा, इट इज नॉट बेलमेंट ऑफ योर कार, इट इज यू रेंटिंग आउट अ स्पेस। तरीका से सोचो, कार पार्किंग में तुमने अपनी गाड़ी उनको नहीं दी है, दे डोंट केयर अबाउट योर कार एट ऑल। तुमने उनका जगह रेंट पे लिया है कि 1 घंटे के लिए अपना ये स्पेस हमको रेंट पे दे दीजिए, मुझे अपनी कार खड़ी करनी है। तो इट इज एक्चुअली रेंटिंग ऑफ स्पेस, इट इज एक्चुअली रेंटिंग ऑफ स्पेस। ठीक है। सेकंड, रेंट एग्रीमेंट्स। जितने भी रेंट एग्रीमेंट होता है, मतलब हम लोग ऑफिस भाड़े पर लेते हैं, घर भाड़े पर लेते हैं, तो वो भी तो एक तरह से सर बेलमेंट है कि सामान अपना ओनरशिप नहीं हुआ है, खाली पोजेशन है अपने पास। बट सर वो सब इमूवेबल गुड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बेलमेंट मूवेबल का होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। बेलमेंट गुड्स का होता है। बेलमेंट इज ऑफ गुड्स, एंड गुड्स मतलब मूवेबल आइटम। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई किसी को अगर रेंट पे दे रहा है तो वो बेलमेंट में नहीं आएगा, फिर वो इमूवेबल है। तो इमूवेबल के ऊपर एक अलग कानून होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो लग जाता है वहां पे। ठीक है। उबर ओला, अच्छा उबर ओला जब बुक करते हो तो वो बेलमेंट नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। उबर ओला बुक करते हो तो ऐसा थोड़ा होता कि उबर वाला ड्राइवर आया, गाड़ी छोड़ के तुम्हारे पास चला गया कि साहब आपको जहाँ जाना है आप चले जाओ, फिर वहाँ से गाड़ी मेरे को मैसेज के थ्रू भेज देना। वो तो ड्राइवर अपने साथ गाड़ी खुद लेके आता है, वो गाड़ी उसी के कंट्रोल में रहती है, गाड़ी तुम्हारे कंट्रोल में कभी होती नहीं है। मैंने यहाँ से सपोज मुझे अपने घर जाना है, मैं उबर का कैब बुक करूँगा तो क्या होगा, उबर वाला अपनी गाड़ी खुद लेके आएगा, ड्राइवर ड्राइव करके, मैं बैठूंगा, वो मुझे मेरे डेस्टिनेशन पर उतार के चल पड़ेगा। क्या उसने 1 सेकंड के लिए भी गाड़ी मेरे को अपने मेरे कंट्रोल में दिया है, मेरे पोजिशन में दिया है? मेरे को चाबी पकड़ा है हाथ में कि ले गाड़ी का चाबी चला के देख कैसा है, मेरे को दिया क्या? नहीं ना। दैट्स नॉट बेलमेंट, दैट्स अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। वो मुझे सर्विसेज दे रहे हैं अपनी। ठीक है। मेरे पोजीशन में नहीं आ गया उसका गाड़ी, मेरे 1 सेकंड के लिए भी गाड़ी का चाबी मेरे हाथ में नहीं आया है। जनरली उबर ओला ऐसा ही होता है। हाँ, अगर आप गाड़ी उस तरह से अरेंज कर रहे हो कि 4 दिन के लिए मेरे को दे दीजिए, तब दैट कैन बी बेलमेंट। पर अगर वहां पे भी सीन वही है कि ड्राइवर साथ में आया है, तब फिर वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली स्पीकिंग, प्रॉपरली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं तो जब मैंने गाड़ी भाड़े पर लिया था अपने मैरिज के ओकेजन पे, थिंक अबाउट इट, थिंक फ्रॉम अ एक्चुअल पर्सपेक्टिव। मैरिज ओकेजन था तो 5 गाड़ियां भाड़े पे ली गई। सिर्फ गाड़ी नहीं लिया था, गाड़ी का जो मालिक है वो अपना ड्राइवर भी भेजा था। तो गाड़ी वॉज नेवर इन माई पोजेशन और इन माई कंट्रोल, द कीज वर नॉट विथ मी, द कीज वर विद द ओनर का ही बंदा था, वो जो गाड़ी ड्राइव करके आ रहा था, और वो मेरे को जो भी सर्विसेज दिया और फिर चला गया। तो देन इट्स अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, देन इट इज नॉट बेलमेंट। समझे? तो आप जब एग्जाम में लिखते हो तो आप तो एग्जाम इतना ही लिखते हो कार हायर पे दिए हैं, आप वहां यही अज्यूम करके चलते हो कि विदाउट ड्राइवर है। ठीक है। अगर एक्चुअल गाड़ी हायरिंग बेलमेंट है तो वो फिल्म एक है, आई थिंक फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जहाँ पे ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर और वो एक और एक्टर है, उबर देओल, अभय देओल। तो ये तीनों जन अपने आप ही घूमते हैं, जर्मनी वगैरह कहाँ स्पेन में घूम रहे थे, तो गाड़ी इन्होंने ले ली थी और दिखाता ना उसमें गाड़ी अभय देओल चला रहा था, ऋतिक चला रहा था। तो दैट इज बेलमेंट, बिकॉज ड्राइवर नहीं था, आपने बकायदा गाड़ी ले ली है, अब आप जाओ कि एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे और गाड़ी वहां छोड़ दोगे, तो देन इट्स अ प्रॉपर बेलमेंट। तो वो प्रॉपर बेलमेंट का एग्जाम्पल था। ठीक है। चौथा, कीपिंग मनी इन बैंक अकाउंट।
आपने पैसा बैंक में रखा तो ये भी बेलमेंट नहीं है, क्योंकि मन में आ रहा है कि सर मनी मैंने बैंक में रखा और फिर मैं बैंक से मैं वापस ले लूँगा, तो ये बेलमेंट है। पैसा तो मेरा ही है, आई एम द ओनर, आई एम जस्ट गिविंग द पोजेशन टू द बैंक। सर फर्स्ट पॉइंट जो एक्चुअल लॉजिक है वो मैं बता रहा हूँ। किताबों में सेकंड दो लॉजिक मैं इसलिए लिख रहा हूँ इसमें। सेकंड लॉजिक जो है ना वो किताबों का लॉजिक है, जो बहुत बकवास लॉजिक है, ठीक है। मेरा लॉजिक मैं तुमको दे रहा हूँ वो एकदम मस्त लॉजिक है, उसमें कोई डाउट नहीं आएगा। फर्स्ट लॉजिक, ठीक है, मनी इज नॉट गुड्स, ये मेरा लॉजिक है, ठीक है। यहाँ बाजू में लिख लो सर, ये मेरा लॉजिक है। मनी गुड्स होता ही नहीं है, मनी इज नॉट गुड्स, ठीक है। अगर तुमको गुड्स का डिफिनेशन याद है, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, ठीक है। तो मनी गुड्स नहीं होता है, ओके। तो मनी तो गुड्स है ही नहीं, तो मनी अगर हम दे रहे हैं, मनी निकाल रहे हैं, तो वो तो गुड्स नहीं है, तो वो बेलमेंट की संज्ञा में आता ही नहीं है। लेकिन किताबों में सर एक लॉजिक चलता है, ये बुक लॉजिक है, और मैं इसको भी पढ़ाना मेरे लिए मजबूरी है, क्योंकि ये तुम लोग के कहीं उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। ये सीए इंस्टीट्यूट का लॉजिक है, ओके। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि मनी जब बैंक अकाउंट में आप रखते हो तो वो बेलमेंट इसलिए नहीं है बिकॉज आपने जो नोट जमा किए थे आपको एग्जैक्टली वही सेम नोट नहीं मिलते। मतलब हर नोट के ऊपर, बस जेब में पैसा नहीं भी, हर नोट के ऊपर एक नंबर होता है ना, करेंसी नोट पे नंबर। तो जिन सीरियल नंबर के नोट्स हम जाके बैंक में जमा करते हैं, क्या बैंक वाला उल्टा हमको जब उठाने जाऊंगा पैसा तो वही नोट देगा क्या? नहीं। तो बोला इसीलिए वो बेलमेंट नहीं है। दैट इज देयर इडियोटिक लॉजिक, ओके। देयर लॉजिक इज इडियोटिक। व्हाई इट इज इडियोटिक, लेट आई एक्सप्लेन। बुक का लॉजिक क्या है? वी डोंट गेट सेम नोट्स in return on withdrawal, कि मतलब भाई जो नोट आपने जमा किए थे वही एग्जैक्ट नोट आपको नहीं मिलते, इसलिए बेलमेंट नहीं। अब मैं बोल रहा हूं कि ये लॉजिक गलत है। लॉजिक गलत क्यों है? बिकॉज बेलमेंट में जब हम अपना सामान किसी को देते हैं एंड व्हेन इट इज रिटर्न्ड बैक टू अस, इट इज नॉट नेसेसरी कि इट विल बी रिटर्न्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म, इट मे बी रिटर्न्ड इन द ऑल्टर्ड फॉर्म। जो सामान हमको वापस मिलेगा वो जरूरी नहीं कि वो एज इट इज ओरिजिनल फॉर्म में मिले, इट कैन बी ऑल्टर्ड। जैसे आज मैंने कपड़ा खरीद के इसको दिया टेलर को, तो टेलर में को कपड़े का कपड़ा ही थोड़ा ना लुंगी बना के वापस करेगा, वो तो उसका शर्ट बना के देगा। तो उसने तो फॉर्मेट चेंज कर ही दिया। आप समझ रहे हो कि नहीं? तो द गुड्स कैन बी रिटर्न इन ऑल्टर्ड फॉर्म ऑल्सो, ठीक है। तो ये इस लिहाज से मुझे लॉजिक उतना मस्त नहीं लगता। कोई बोल सकता है, जैसे सीए इंस्टीट्यूट अपने बचाव में बोल सकते हैं कि नहीं यार ये लॉजिक को भी हम काट सकते हैं। कैसे? तुम अल्टीमेटली जो शर्ट दिए वो उसी शर्ट का तो कन्वर्टेड फॉर्म, तुम जो कपड़ा पकड़ा है उसी का तो कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ शर्ट तुमको दिया है। ऐसा तो नहीं कि तुमने ब्लू कलर का कपड़ा दिया तो उसने रेड कलर का शर्ट बना के दिया, ठीक है। पर यहाँ तो जो नोट तुमने दिया उन्होंने उस नोट को नहीं बल्कि तुमको और कोई नोट ही पकड़ा दिया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये लॉजिक भी सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। बट मेरा रोमन 2 लॉजिक पे उतना भरोसा नहीं है, मेरा ज़्यादा भरोसा रोमन 1 लॉजिक पे। पर तुम्हारी जानकारी के लिए मैंने तुमको दोनों लॉजिक बता दिया। नंबर 1 तो मनी सर गुड्स होता ही नहीं है, तो बात ही मत करो। सेकंड लॉजिक ये कि जो हम जमा करते हैं हमको वो नहीं मिलता, हमको कोई दूसरे नोट्स मिलते हैं, इसलिए इट्स नॉट बेलमेंट, ठीक है। तो ये सब हुआ ना सर, ये हुआ नॉट बेलमेंट, क्लियर है? ये सब डन है। अब चलो उधर बुक में चलते हैं। तो बेलमेंट का काफ़ी अच्छा खासा एग्जाम्पल्स तुमको मैंने बता दिया। अच्छा एक और मैं बता देता हूँ, ये मेरे से कोई स्टूडेंट ने पूछा था, लॉकर सर्विसेज बाय बैंक, ये स्टूडेंट ने पूछा था। लॉकर सर्विसेज मतलब क्या होता है? तुमको पता है बैंक में लॉकर्स होते हैं और आप चाहो तो आप घर का कोई कीमती सामान वगैरह आप बैंक के लॉकर में जाकर रख सकते हो। तो मेरे घर के बगल में एक बैंक है, वहाँ पे लॉकर है, मैं चाहूँ तो वो लॉकर ले सकता हूँ। 200 रुपये महीना लगेगा, तो वेरी चीप, 200 रुपीज़ पर मंथ। तो घर में जो भी कीमती सामान है, गहना वगैरह, वो जाके मैं उस लॉकर में रख सकता हूँ सेफ्टी के लिए। जब मेरी ज़रूरत है जाके लॉकर से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो अपना सामान जाके बैंक के लॉकर में रख दिया और जाके एज इट इज़ वही सामान निकाल के लेके आ गए, सर ये तो फिर बेलमेंट होना चाहिए। आप समझ रहे हो? समबडी विल से सर ये तो बेलमेंट होना चाहिए बिकॉज आप वही सामान आपने बैंक को दिया एंड अगेन बैंक ने आपको वही सामान रिटर्न कर दिया सेफ कीपिंग के लिए। आई टेल यू इट्स नॉट बेलमेंट। उनको आपके सामान से कोई मतलब नहीं है, आप उसके अंदर कागज का कूड़ा रखो या गहना रखो। It is not giving of goods to bank for bailment, rather it is renting out space in the bank। ये एक तरह से वही कार पार्किंग है कि आपने उनका लॉकर का स्पेस लिया है,
आपने अपना गुड्स उनको बेलमेंट पे नहीं दिया, आपने उनसे उनका स्पेस रेंट पे लिया 200 रुपये महीने पे, तो एक्चुअली इट इज अ रेंट टाइप का अग्रीमेंट, इट्स अ सर्विस अग्रीमेंट. ओके, इट्स अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट. रेंटिंग ऑफ स्पेस इन बैंक लॉकर. हमने उनका बैंक लॉकर का स्पेस रेंट पे लिया है, ये नहीं कि हमने अपना सामान उनको दिया है, बिकॉज उनको हमारे सामान से कोई मतलब नहीं. आप उसको खाली रखिए, आप उसमें टूथपिक ले जाकर रख दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतनी सिक्योरिटी देगा. बैंक के लॉकर में सामान क्यों होता है? सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि बैंक के पास बहुत अच्छे सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं. उनका लोकल पुलिस स्टेशन से एकदम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रहता है, तो बैंक में कोई भी चोरी होगी, फिल्मों में तो हर चीज़ में हाइस्ट दिखा देता है वो लोग, पर बैंक में कभी भी चोरी होगी तो इमीडिएटली लोकल पुलिस स्टेशन से पूरा दल बल लेके पुलिस वालों को आ जाएगा वहाँ बचाने के लिए. तो आपने वहाँ टूथपिक रखा है, उसके लिए भी उतना ही सिक्योरिटी, आप वहाँ पे सोने का ज्वेलरी रखोगे तो भी उसके लिए भी उतना ही सिक्योरिटी है. दे डोंट केयर. तो गुड्स इज नॉट एट ऑल द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट. तो मैंने बहुत आर्गुमेंट्स दिया है तुमको, ठीक है. इतने चीज़ें आर्गुमेंट्स इसलिए देता हूँ बिकॉज बेलमेंट पे स्टूडेंट लोगों के मन में ये सब उमड़ता घुमड़ता है, ठीक है, इसलिए बता दिया. तो काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस इसमें से ऐसे थे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तुमने भी किए होंगे. सम ऑफ देम आर बेलमेंट, सम ऑफ देम आर नॉट बेलमेंट. ओके, तो ये 2 पेजेस का अपना तैयार हो गया जी इंट्रोडक्शन. नाउ सर जी लेट्स गो टू बुक. अब एकदम सही समय, पेज नंबर 22.3 पे आ जाओ. यहाँ पे ये बेलमेंट प्लेज के ऊपर डायग्राम है. स्टार्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. अब ये कुछ थोड़ा सा ज्ञान है जो सीए इंस्टीट्यूट किताब में लिखा है. बेलमेंट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बेलियर, जिसका मतलब होता है टू डिलीवर, अपना सामान किसी और को देना. तो एटिमोलॉजिकली, एटिमोलॉजी का मतलब होता है किसी भी शब्द का एक रूट मीनिंग होता है जहाँ से वो शब्द उपजा है, तो उसका मतलब होता है हैंड ओवर करना, पोजीशन चेंज करना, ऑल दैट. ये 2 लाइन में से बस यही हो सकता है कि तुमसे अगर कल को वो लोग पूछ लिए कि बेलमेंट, एमसीक्यू में बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन पूछ लिया, एमसीक्यू में पूछा कि बेलमेंट वर्ड कहाँ से आया है, इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से या फ्रांस से, योर आंसर विल बी फ्रांस. वैसे अगर वो लोग इस पर एमसीक्यू दिए तो वो लोग ऑप्शन में जो भी कंट्रीज देंगे सारी यूरोप की रहेगी, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इंग्लैंड. तो इट्स अ फ्रेंच वर्ड बैलियर, उससे निकल के आया. उसका प्रोनाउंसिएशन बॉलियर नहीं होता, BALL, बॉलियर नहीं होता, बेलियर होता है, तो उसी से वर्ड मिला बेलमेंट. अपने को याद करना है ये सर डेफिनेशन. वी हैव टू लर्न द डेफिनेशन. हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डेफिनेशन है, ठीक है. अ बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर, मतलब बेलर ने बेली को दिया फॉर सम पर्पस. डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, एंड it is a contract कि after that purpose is achieved you return it back to us. Upon a contract that they shall after the use is completed be returned, कि भाई जब आप सामान यूज कर लोगे जो भी पर्पस अचीव हो जाएगा तो आप रिटर्न कर दो, और डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द बेलर. आ गया ना, ठीक है, कि या तो रिटर्न होगा या डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस. तो जितने भी सामान हम लोग कोरियर पे देते हैं या लॉरी वाले को देते हैं या ट्रांसपोर्टर कैरियर को देते हैं कि वो आपके कहने पे कहीं और ट्रांसफ़र कर दे, तो आपके और ट्रांसपोर्ट कंपनी के बीच में जो अरेंजमेंट होता है वो बेलमेंट का होता है. बिकॉज आपने उनको मालिकाना नहीं दिया, आपने केवल उनको पकड़ा है कि वो आपके कहने पर कहीं और दे दें, ठीक है. तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोरियर या ट्रांसपोर्ट या कैरियर, लॉरी. ओके, so that's the definition. Now I want you to learn this definition just like the previous chapter. indemnity और guarantee भी हमने पूरा याद किया था. okay, indemnity और guarantee का definition याद किया था. indemnity is a contract where one person promises, indemnifier promises another person called indemnity holder to save him from the loss caused due to the conduct of the promiser or some other person. that was this, क्या नाम है, indemnity. वैसे गारंटी का ही पढ़ा था आपने. गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू PPDL to perform the promise or discharge the liability of some other person called principal debtor, ठीक है. वैसे अब ये भी याद करना पड़ेगा तुमको एकदम, बेलमेंट का डिफिनेशन, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट आफ्टर द पर्पस इज अचीव्ड दे शैल बी रिटर्न्ड और डिस्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द
बेलर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैं तुमको दो बातें लिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा घर पे कि सर रिटर्न्ड इन ओरिजिनल फॉर्म भी हो सकता है कि एज इट इज हमको रिटर्न कर दे वही सेम सामान, या फिर ऑल्टर्ड फॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल चाहिए तो ये रहा टेलर। टेलर को जो आप कपड़ा देते हो तो वो तुम लोग में से कितने जन होते होंगे जो रेडीमेड, ऐसे तो तुम लोग रेडीमेड ही पहनते हो, पर शादी ब्याह का कोई ओकेजन होता है तो बनवाते हो ना जाके। जैसे अगर तुम बॉय है तो बॉय क्या करेगा, जाके सूट वूट तो बनवाना पड़ेगा तुम्हारे घर में। अगर किसी का ओकेजन होता है तो जल्दी से सूट अपने रेडीमेड नहीं खरीदते, सूट जाके स्टिचिंग करवाते हो, तो तुम्हारा वास्ता वहाँ पड़ा ही होगा। लड़की लोग वगैरह है तो वो शादी वगैरह के लिए जो घाघरा लहंगा बनवाती है तो वो भी जाके बनवाती है, रेडीमेड ऐसे परचेज नहीं होता। तो टेलर वगैरह को जब आप देते हो तो वो ओरिजिनल नहीं देके ऑल्टर करके तो आपको देगा, चेंज करके। ठीक है, तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ बेलमेंट। ओके, कितनी बार जीन्स वगैरह भी ऑल्टर होती हैं। ठीक है, दूसरा मुझे और एक चीज लिखाना है, जैसे ये वाला जो पॉइंट है डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस, इस पे बहुत जन को डाउट आएगा घर में पढ़ता है कि रिटर्न तो समझते हैं, डिस्पोज ऑफ काय का, लिख लो एग्जांपल कोरियर कॉपी। तो इसके लिए मैंने तुमको कॉपी में कोरियर का एग्जांपल दिया कि मैं जब बुक्स कोरियर वाले को देता हूं ताकि तुमको दे दे, तो मेरे और कोरियर वाले के बीच में बेलमेंट है, बेलर बेली, वो मेरे कहने पे तुमको दे रहा है रादर देन रिटर्निंग बैक टू मी। ठीक है, हाँ। ओके, नाउ फॉलोइंग आर द पॉपुलर टाइप्स ऑफ बेलमेंट। किसी ने किसी को गुड्स दिया, अपने दोस्त को आपने कोई सामान दिया, सामान हायर पे दिया मतलब भाड़े पर दे दिया। ठीक है, क्रेडिटर के पास आपने सामान रखवाया गिरवी, ये स्पेशल तरह का है, इसको बोलते हैं प्लेज। प्लेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट। प्लेज का आगे आएगा, अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे गोल्ड लोन, तुम्हारे घर में ज्वेलरी है, तुम ले जाके बैंक में ज्वेलरी गिरवी किए और 2 लाख रुपए का लोन ले लिया। जब आप लोन चुका दोगे तो आपको आपका ज्वेलरी वापस मिल जाएगा। तो आपने अपना सामान दूसरे को दिया एज अ सिक्योरिटी फॉर सम लोन, सच बेलमेंट इज कॉल्ड प्लेज। ठीक है, तो वो चौथा जो है वो प्लेज का एग्जाम्पल है। ओके, रिपेयर के लिए आपने गाड़ी दी है, या कैरेज को मतलब लॉरी वाले को, ट्रांसपोर्टर को आपने कोई सामान पकड़ाया है डिलीवरी करने के लिए, तो वो भी बेलमेंट है। ओके, अब ये एग्जाम्पल्स और नीचे नॉट एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स कार फॉर रिपेयर, क्लॉथ टू टेलर, फ्रेंड को गाड़ी यूज करने दिया मतलब ग्रेटुटस बेलमेंट। ब्लू डार्ट कोरियर कंपनी को अगर आपने माल दिया तो वो आपकी और उसके बीच में बेलमेंट है। क्या चीज़ बेलमेंट नहीं है, कार पार्किंग, उबर, मनी इन बैंक, तो ये 3 बेलमेंट नहीं है, वो बेलमेंट है। तो ऑल दैट आई हैव डिस्कस्ड इन कॉपी। ठीक है, क्लियर है ना बेलमेंट का कॉन्सेप्ट? अभी बहुत है, अभी बहुत आएगा, एक से एक चीज आएगा। अभी ऊपर कर दूं, अगले पेज में थोड़ा नीचे आओ, पेज 22.4, इधर 2 टाइप्स ऑफ बेलमेंट, यहाँ लिख दो कॉपी। ये हो चुका अपना डिस्कशन। जीबी, एनजीबी। ठीक है, ग्रेट्यूटस बेलमेंट, नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट, ये दोनों केसेस मैंने तुमको दिखाया। मतलब इसमें ग्रेट्यूटस में कंसिडरेशन नहीं होता, यानी दोनों में से किसी एक ही को फायदा होगा, या तो बेलर को या बेली को, नो कंसिडरेशन। तो आपने दोस्त को गाड़ी दी, या आपने अपने पड़ोसी के पास कुत्ता रखवाया कुछ घंटे के लिए, ठीक है, तो दैट इज ग्रेट्यूटस बेलमेंट। और नॉन ग्रेट्यूटस तो 99% होता है, दैट इज फॉर कंसिडरेशन। मोस्ट एग्जाम्पल्स जो हम देख रहे हैं वो फॉर कंसिडरेशन ही है। ठीक है, ग्रेट्यूटस नॉन ग्रेट्यूटस अभी क्लियर है। यहाँ बुक से भी ऊपर मूव करेंगे, ऊपर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन आंसर में एक बार कि बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट का क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होता है। वहाँ इजी है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। गुड्स इज द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, बेलमेंट सिर्फ और सिर्फ
गुड्स का हो सकता है, इमूवेबल आइटम्स का नहीं हो सकता, ठीक है। डिलीवरी ज़रूरी है, मतलब सामान किसी को देना है। अब देने के 3 तरीके होते हैं, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जो अगली टॉपिक के नीचे, ठीक है। चौथा, देयर हैज़ टू बी सम पर्पस ऑफ डिलीवरी, या तो आप अपना सामान इसलिए दे, कोई उसके ऊपर कुछ काम करके आपको रिटर्न करके दे, जैसे गाड़ी रिपेयर में देना, या आप अपना सामान दे रहे हो सेफ कीपिंग के लिए, आपने किसी के पास ऑर्नामेंट रखवा दिए, अपने पड़ोसी के पास, या कुत्ता रखवा दिया, ठीक है। गुड्स खत्म, पर्पस खत्म होने के बाद या तो रिटर्न होगा या आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डिस्पोज होगा, जैसे कोरियर या ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है। रिटर्न जब होगा तो या तो ओरिजिनल फॉर्म में होगा या ऑल्टर्ड फॉर्म में होगा, वो टेलर वाला एग्जांपल, या फिर आपके हिसाब से डिस्पोज कर दिया जाएगा, जैसे कैरेज, ट्रांसपोर्ट या कोरियर। So these are the few essentials of a valid contract of bailment. अब डिलीवरी सर 3 प्रकार का होता है। डिलीवरी 3 प्रकार का होता है। डिलीवरी में जाने के पहले आई हैव टू टेक यू टू क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑल्सो। ये लिखना हो गया, ये अपना पहला पेज था, यहीं पर नीचे जो नॉट बेलमेंट है ना, इसके बगल में लिख लो क्वेश्चन 1। क्वेश्चन आंसर की बुक में पहला क्वेश्चन है इस पर, वहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए, बताना है कौन सा बेलमेंट है कौन सा बेलमेंट नहीं है। उसमें एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल सीखने को और मिलेगा तुमको बेलमेंट का। यहीं पे लिखा दूं एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, यहाँ ऊपर लिख लो बेलमेंट का एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल वहाँ पे। सपोज मान लो कि तुम बाइक चला रहे थे, ठीक है, बाइक चला रहे थे और कहीं किसी दोस्त के मिलने जा रहे थे, तो तुमने बाइक बिल्डिंग के नीचे ही पार्क कर दी और तुम चले गए दोस्त के साथ घूमने। ठीक है, गाड़ी तुमने जहाँ पार्क की थी वो नो पार्किंग एरिया था, पीछे से ट्रैफिक पुलिस वाला आया, तुम्हारा बाइक लेके साथ चलता गया और बाइक पुलिस वालों ने, ट्रैफिक पुलिस वालों ने जब्त कर ली, वो पुलिस के कंपाउंड में पड़ा हुआ है। आपको अपनी बाइक जाके छुड़वानी पड़ेगी, मतलब फाइन चालान जो भी पैसा देना पड़ेगा, तब वो लोग आपको आपकी बाइक दे देंगे। ऐसा होता है, वेरी कॉमन थिंग। तो सीजर ऑफ बाइक मतलब उन्होंने आया तुम्हारी बाइक को सीज करके ले गए, फिर तुम वापस ले जा रहे हो, इज दिस बेलमेंट? यस, इट इज बेलमेंट। ये एक्चुअली मतलब फीलिंग वाइज से देखा जाए तो उतना स्ट्रॉन्ग बेलमेंट नहीं है, हालांकि बेलमेंट के एलिमेंट्स हैं, पर वो लोग तो मेरे को पनिशमेंट, वो लोग कोई यूज़ तो करने वाले हैं नहीं, वो बाइक इसलिए थोड़ा लेके गए कि पुलिस वालों के पास बाइक की कमी थी, पर्पस कुछ था नहीं, मेन था कि भाई तुम फाइन चलान दो, तुमने नो पार्किंग में रखा है गाड़ी को, ठीक है। तो इट इज़ लाइक अ लीगल एक्शन, इट्स लाइक अ स्टैट्यूटरी एक्शन, rather than calling it a bailment, it's like a statutory action taken by the police people. But फिर भी ये अदालत में होल्ड हो चुका है कि नहीं, ये बेलमेंट माना जाएगा जहां आपका सामान ट्रांसफर हुआ है एंड आफ्टर द पर्पस इज अकम्प्लिश, मतलब आपने चालान या फाइन दे दिया, इट इज रिटर्न बैक टू यू, तो इट इज अ बेलमेंट ऑल्दो इट वाज नॉट डन एट योर डिजायर। कई जन का आर्ग्यूमेंट है कि सर बेलमेंट में डिजायर तो होना चाहिए कि मैं किसी को दे रहा हूं, कोई आके मेरा ले जाए, बेलमेंट थोड़ा है। फिर तो फॉर एग्जाम्पल कल को तुम नीचे उतरे और कोई वो जेब कतरा खड़ा था या रॉबर खड़ा था, उसने तुमको चाकू दिखाया और बोला जो भी तुम्हारी जेब में निकाल के दो, तो तुमने अपने गले से सोने की चेन या एक घड़ी वड़ी पकड़ा दी, 2 सेकंड बाद ही जाके उसको पुलिस वाले ने पकड़ लिया और सामान रिटर्न हो गया, तो ये भी बेलमेंट है क्या? अरे हमने अपनी इच्छा से थोड़ा दिया था, इट वॉज अ रॉबरी। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के दिमाग में जरूर आता है कि जब मेरा सामान ले जा रहा है पुलिस वाला बाइक पकड़ में डाल के और फिर हमको वापस ले जाने मतलब मिल रहा है, इट इज नॉट लाइक एन एक्टिव बेलमेंट, मैंने कभी दिया नहीं अपनी इच्छा से, बट वही बात है, कोर्ट ने बोला दिस इज ऑल्सो बेलमेंट। तो लिख लो सीजर ऑफ गुड्स बाय गवर्नमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट ऑफिसर ने आया, तुम्हारा गुड्स को सीज कर लिया, बाद में तुमको जो भी चालान पेनल्टी वगैरह देना है वो रिटर्न कर देगा तुमको, ठीक है। तो बोला भाई ये भी ना बेलमेंट ही है, जबकि आई बिलीव इट्स नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बेलमेंट। आओ जी क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये क्वेश्चन आंसर की बुक में आ गए। प्रथम क्वेश्चन हम अभी करने जा रहे हैं, सेक्शन नंबर 148 बेलमेंट,
ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। ये न्यू ICA स्टडी मटेरियल में भी मई 2007 का क्वेश्चन है। बताना है कि ये दो ट्रांजैक्शन बेलमेंट है कि नहीं। पहला है कार पार्किंग, कार पार्किंग नो, बेलमेंट नहीं है, इट इज़ रेंटिंग ऑफ स्पेस। सेकेंड, सीजर ऑफ गुड्स बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कस्टम अथॉरिटी वाले आके सीज करके ले गए, तो यस बोला, इट इज़ अ बेलमेंट। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स देखो अच्छे वाले एग्जाम्पल्स है, वो तुमसे क्वेश्चन वही पूछेंगे जहाँ पे स्टूडेंट के मन में डाउट आ जाए, अदरवाइज थोड़ा पूछेंगे। ये दोनों ही ऐसा क्वेश्चन है जो अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो स्टूडेंट एग्जाम हॉल में जाके मिस्टेक करेगा, समझ रहे हो। बल्कि वो कार पार्किंग वाले को बोलेगा ये बेलमेंट है बिकॉज हम अपनी इच्छा से गाड़ी रखा है, और कस्टम वाले मेरा माल छीन के ले गए तो मैंने नहीं दिया, वो लेके गए, तो ये बेलमेंट नहीं है। तो तुम आंसर पूरा रिवर्स दे दोगे। तो वो लोग पूछते वही वाला है जहाँ लफड़ा हो, जो ईजी है वो नहीं पूछेंगे तुमसे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आधा हो सकता है। इन्होंने बोला बताइए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, वो हम बता देंगे। ये रहा नीचे एसेंशियल एलिमेंट्स अभी जो पढ़ाया तुमको। ठीक है, फिर साथ में प्लेज भी पूछ लिया, तो वो प्लेज जब होगा तब इसमें वापस आ जाऊंगा। और जहाँ तक डिफरेंसेस का सवाल है तो वो मैं एकदम डिटेल में डाला ही हूँ बुक के अंदर। पेज नंबर 22.13, पेज 22.13 में नीचे डाला हुआ ही है, डिस्टिंक्शन बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। ओके, तो ये भी हुई है एक तरह से। हमसे पूछा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, हमने बता दिया। फिर हमसे बोला डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस यहाँ पर भी नीचे लिखे हुए हैं, और डिफरेंसेस मैंने पूरा टेबल फॉर्मेट में बुक में बना के डाला है, पेज 22.13। ओके, सो दिस इज डन, इजी। डिफरेंस अभी पढ़ाया नहीं हूँ, वो प्लेज में जब जाऊँगा तो अपने आप हो जाएगा। ओके, Q&A को शांत करते हैं, बैक टू बुक। अब एक इसमें एक ऐसा टॉपिक आ रहा है, यही पेज नंबर 22.4 पे, मोड्स ऑफ डिलीवरी, ये वाला। ये टॉपिक तुम लोग को कहीं ना कहीं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी पढ़ाया गया होगा, बिकॉज सेल में भी डिलीवरी बोल के बहुत बड़ा टॉपिक होता है, तो तुमने कहीं पढ़ा ही होगा कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ डिलीवरी। पर यहाँ थोड़ा सा मैं एक लेवल आगे जाऊँगा, और ये बहुत अच्छा है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ठीक है, ओके, हेलो, हाँ, तो मोड्स ऑफ डिलीवरी, अब इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा टॉपिक है, सुना हुआ है तो क्या फिर से सुन लेते हैं, बढ़िया सुनेंगे। बल्कि अभी 3 तरह की डिलीवरी होती है। एक होती है एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी मतलब आपने सामान बकायदा, मतलब जाके दूसरे को पकड़ा दिया, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी। द गुड्स हैव बीन, द कस्टडी ऑफ द गुड्स इज गिवन टू अदर पर्सन डायरेक्टली, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या होता है कि एक्चुअल गुड्स हम नहीं देते, पर हम गुड्स का कोई सिंबल दे देते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या होता है, वी डोंट गिव द गुड्स, मतलब गुड्स उठा के किसी और को नहीं देते, पर कुछ ऐसा करते हैं, वी डू समथिंग विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द अदर पर्सन। मतलब हम गुड्स का कोई सिंबल दे देते हैं, जैसे चाबी, गाड़ी की चाबी, बाइक का चाबी, गोडाउन का चाबी, बॉक्स का चाबी, इस तरह से, तो वी गिव द चाबी। या फिर दूसरा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, जिसको शॉर्ट में मैंने लिखा है डॉट। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स मतलब बिल ऑफ लेडिंग होता है, वॉर्फ इंजर सर्टिफिकेट होता है, ये सब अगर कागज ऐसे होता है ना कि जिसके हाथ में कागज है, कैरियर ट्रांसपोर्ट वाला माल उसी के हाथ में देगा। ठीक है, तो ये कागज का दे देना अपने हाथ में सामान दे देने के बराबर होता है। ओके, तो सिंबॉलिक डिलीवरी डेफिनेशन अगर पूछेगा तो दैट्स देयर, doing of an act which has the ultimate effect of putting the goods in the possession of the other person is called symbolic delivery। समझने के लिए symbolic मतलब you don't give the goods, you give the symbol of the goods which is as good as giving the goods। अब गाड़ी सपोज किसी को देनी, तो गाड़ी से हाथ में उठाकर थोड़ा पकड़ाऊंगा, गाड़ी की तो चाबी दूंगा ना मैं। तो इसका एग्जाम्पल कीज ऑफ अ कार, कीज ऑफ अ वेयर हाउस, या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स जैसे रेलवे रिसीट, बिल ऑफ लेडिंग, वॉर्फ इंजर सर्टिफिकेट,
ये सब ट्रांसपोर्ट, मतलब शॉर्ट सिंपल से बताता हूँ, ऐसे तो फिर अगर इनको मैं डेप्थ में पढ़ाने चला गया ना तो मतलब पूरा टैक्स में घुस जाएंगे फिर अपने, तो अभी उसमें नहीं, अभी शॉर्ट में बताता हूँ। ट्रांसपोर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है, ट्रांसपोर्टर लोग का, सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। तो ट्रांसपोर्टर लोग की दुनिया में ही ये सब नाम आते हैं, रेलवे रिसिट, बिल ऑफ लेडिंग, वॉरफिंजर सर्टिफिकेट। रेलवे रिसिट होता है तो समझ में आता है रेलवे वाले लोग देते हैं, ठीक है। वॉरफिंजर सर्टिफिकेट क्या होता है? वॉरफिंजर, इसको वॉर्फ फिंगर नहीं बोलते, वॉर्फ इंजर बोलते हैं। वॉरफिंजर क्या होता है? जो कस्टम्स पोर्ट होता है ना, जैसे समुद्र में शिप आके रुकेगा किसी पोर्ट पे और अपना सामान अनलोड करेगा, तो शिप का जो डॉक होता है या जो पोर्ट होता है जहाँ पे सारे जहाज शिप आके अपना सामान अनलोड करते हैं ताकि वो फिर ट्रांसपोर्ट में जा सके, तो वो पूरे डॉक का जो इंचार्ज होता है उस बंदे को बोलते हैं वॉरफिंजर। तो वो बंदा सर्टिफिकेट बना बना के देता है कि ये जहाज यहाँ उतरा था, इसने इतना माल अनलोड किया, ये माल इस आदमी का, इसको जाएगा, ठीक है। तो उस बंदे का जो सर्टिफिकेट है उसी के बेसिस में आपको डॉक से सामान निकालने का इजाजत मिलता है, तो वॉरफिंजर सर्टिफिकेट। बिल ऑफ लेडिंग ये भी शिप वाले लोग ही बनाते हैं, शिप वाले लोग के कॉन्टेक्स्ट में होता है बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है। अब ये 11 नंबर जो एग्जाम्पल है ये चाबी का एग्जाम्पल है, लिख लो गोल्ड स्मिथ। इस एग्जाम्पल को हम गोल्ड स्मिथ बोल के याद रखेंगे, ज्वेलर बोल के याद रखेंगे, ठीक है। मैंने बोला था ना, मतलब तुम देख ही रहे हो कि पिछले 3 क्लासेस में जब इंडेमनिटी गारंटी पढ़ाया, कोई भी बड़ा एग्जाम्पल आता था मैं सबके बगल में एक ब्लू कलर में टाइटल लिख देता था ताकि देखते तुम समझ जाओ घर पे कि भाई ये इस चीज़ का मसला है, ओके। ये इसमें भी चाबियां हैं तो सिंबॉलिक डिलीवरी, ये चाबी वाला एक टॉपिक है तो इसमें भी सिंबॉलिक डिलीवरी। ये सीन क्या समझाता हूँ, एकदम सरल बात है, कोई इसमें लोड नहीं। एक लेडी है, पुराने ज़माने का केस है ये, केस लॉ एक्चुअली, ठीक है। तो कहानी भी वैसा ही है। सुनार लोग जो होते थे ना पुराने ज़माने वाले, ठीक है, नॉट लाइक द बिग ज्वेलरी कंपनीज दैट वी हैव, लाइक त्रिभुवन दास हो गया, ये टाटा का एक है ना तनिष्क है, वैसा नहीं। पुराने ज़माने के जो लोकल सुनार होते थे, लेडीज़ लोग जाती थी पुराना अपना गहना लेकर उनके पास और बोलती थी यही पुराना गहना है, इसको मेल्ट कर दो मेरे आंखों के सामने और इससे नया ज्वेलरी बना दो। तो उस टाइप के जो सुनार होते थे जो आंखों के सामने बैठ के पुराने ज्वेलरी को गला कर नया ज्वेलरी बनाया करते थे, उस टाइप का किस्सा है। वैसे सुनार को हम लोग गोल्ड स्मिथ बोलते थे, ठीक है ना, गोल्ड स्मिथ। तो अब क्या होता है कि एक लेडीज़ है, वो अपने पास, उसके पास कुछ पुराना ज्वेलरी होगा, वो ज्वेलरी लेके सुनार की दुकान में गई और उसको बोली कि ये संदूक है, मतलब ज्वेलरी बॉक्स, ठीक है, बड़ा वाला ज्वेलरी बॉक्स है या चेस्ट है, उसके अंदर गहने रखे हुए उसके पुराने। वो संदूक में ताला भी है और चाबी उस लेडीज़ के पास है। तो वो संदूक लेके गई उस ज्वेलर के पास, गोल्ड स्मिथ के पास, और बोली कि तुम मेरे सामने गहना बनाओ, इसको मेल्ट करके मेरी आंखों के सामने ही बनाना, क्योंकि रहता ना मन में कि चोरी कर लेगा पीछे से या मिलावट कर देगा, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह में ना अलॉयज़ मिलाए भी जाते हैं तो मिलावट किया करना पॉसिबल है। इनफैक्ट जो तुम अच्छा से अच्छा महंगा ज्वेलरी भी जो हम लोग खरीदते हैं उसमें कुछ ना कुछ अलॉयज़ मिले हुए रहते हैं, ठीक है। तो वो बोली कि तुम मेरे आंखों के सामने ही करो। तो वो ज्वेलर बोलता है, गोल्डस्मिथ बोलता है कि भाई इसमें तो टाइम लगेगा मैडम, एक दिन का तो चीज़ नहीं है, इट विल रिक्वायर फ्यू डेज। तो दोनों के बीच में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हुआ कि एक टाइम फिक्स कर लिया दिन के दौरान कि भाई आप इतने बजे से इतने बजे तक रोज़ आ जाया करो और आप आपके सामने ही चाबी आप ही रखो, आप खुद ही चाबी लेके आओगी रोज़, आप खोलना, आपके सामने ही मैं इसको निकालूंगा और उस पर प्रोसेसिंग करके वापस रख दूंगा, 1 घंटे काम करके फिर आप बंद करके ताला चाबी अपने साथ ही ले जाना। डिब्बा आप चाहो तो आपकी मर्जी, आप ले जाओ या मत ले जाओ। तो लेडीज़ बोली नहीं, डिब्बा तो हम रोज़ क्या क्या ले जाएंगे अपने साथ, संदूक बार बार ले जाएंगे तो ले जाने में कहीं चोरी वोरी हो गया तो यहीं पे रहेगा, चाबी पर हम अपने साथ ले जाएंगे बंद करके, ताकि तुम पीछे से कुछ नहीं कर सको। तो जो भी उसमें प्रोसेसिंग करना मेरे आंखों के सामने करना। नाउ थिंक अबाउट इट ज़रा, ज्वेलरी का जो बॉक्स है वो पड़ा हुआ तो गोल्ड स्मिथ के यहाँ है, पर चाबी कौन लेके गया अपने साथ? वो लेडी, वो चाबी तो अपने साथ रोज ले जाती है। शी कुड हैव वेरी वेल टेकन द बॉक्स विद हरसेल्फ, चाबी की क्या जो बॉक्स भी ले जाती, पर बॉक्स वो वहीं छोड़ के गई गोल्ड स्मिथ के यहाँ अपने फायदे के लिए कि सेफ्टी रहेगा आने जाने में। उसके लिए तो छोड़ के नहीं गई, गोल्ड स्मिथ के लिए तो छोड़ के नहीं गई, बिकॉज बंद तो वो करके चाबी ले जा ही रही है। अब पीछे से क्या होता है कि आग लग गई और वो ज्वेलरी बॉक्स डिस्ट्रॉय हो गया या लूटा गया या चोरी हो गया, ऐसा कुछ हुआ, मतलब या तो चोरी हुआ या आग लग गया और डिस्ट्रॉयड। तो अब वो लेडीज़ गोल्ड स्मिथ से पैसा मांग रही कि मेरा उस ज्वेलरी बॉक्स में इतना ज्वेलरी था महंगा महंगा, तुम मेरे को इतना पैसा दो, तुम्हारे यहाँ चोरी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, हमको पैसा चाहिए मेरा। तो वो ज्वेलर ने बोला, गोल्ड स्मिथ ने बोला कि जब आप चाबी अपने साथ बंद करके ले जाती हो ना तो इट इज़ लाइक अ सिम्बॉलिक डिलीवरी,
तो ऑल्दो द बॉक्स इज विथ मी बट इट विल बी डीम्ड कि वो बॉक्स आप ही के साथ था, मेरे पास था ही नहीं, तो मैं उस नुकसान के लिए लायबल नहीं हूं. दैट इज वॉट द गोल्डस्मिथ टोल्ड द कोर्ट. और कोर्ट ने बोला एकदम सही बोल रहा है. चाबी बंद करके ले जाना इज सिंबॉलिक डिलीवरी. इट हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द बॉक्स इन द पोजेशन ऑफ द लेडी हरसेल्फ. तो अगर बॉक्स उसी के पास माना जाएगा तो फिर आपके यहाँ तो था ही नहीं, तो अगर चोरी होती है, नुकसान होता है, तो फिर गोल्डस्मिथ लायबल नहीं है. तो दैट वाज अ क्लासिक केस ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी. कुछ लोगों को एथिकली गलत लगेगा, तो एथिकली भी गलत नहीं है. अरे जब वो लेडी चाबी बंद करके ले जा रही है तो बॉक्स भी अपने साथ ही क्यों नहीं ले जाती? वो बॉक्स तो अपने फायदे के लिए छोड़ के गई ना. अब सोच के देखो, तो फिर उसमें गोल्डस्मिथ का लायबिलिटी थोड़ा बनेगा. ओके, सो दैट इज द केस. ओके, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. चलो क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार होके आते हैं कि क्वेश्चन आंसर 4. क्वेश्चन 4 पेज 22.3 क्वेश्चन आंसर की बुक. ओके, न्यू ICI स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है. मिसेज ए डिलीवर्ड हर ओल्ड सिल्वर ज्वेलरी टू मिस्टर वाई अ गोल्ड स्मिथ फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ न्यू सिल्वर बाउल आउट ऑफ इट. Every evening she used to receive the unfinished bowl to put it into box kept at Mr. Y's shop. तो दुकान में वो बॉक्स रखवा दिया उसने ज्वेलरी वाले के. She kept the key of that box with herself. चाबी अपने साथ ले आती थी. Symbolic delivery. One night the silver bowl was stolen. Was there a contract of bailment? क्या ये bailment था? पहले तो ये पूछा है कि क्या ये bailment था. फिर दूसरा, whether the possession of the goods, ये तो bailment था, yes. Whether the possession of the goods or actual or constructive delivered constitute contract of bailment or not, yes, it constitutes bailment. अब यहाँ पे आपको सेक्शन 148 बेलमेंट बताना है, फिर वो डिलीवरी के ऊपर सेक्शन नंबर 149 होता है, उसके बारे में राइट अप देना और फिर समझाना है. ठीक है, तो पहले तो बेलमेंट का डेफिनेशन बताया इन्होंने. ये बेलमेंट का डेफिनेशन है. ठीक है, where bailment means the delivery of goods by one person to another person upon the contract that they shall be upon the fulfillment of the purpose be returned or disposed according to the directions of the bailer. और फिर उन्होंने 149 का इस्तेमाल किया और वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी बता दिया. इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द इंटेंडेड बेली, दैट्स अ सिंबॉलिक डिलीवरी. ठीक है, तो फिर इस केस में देयर इज नो अच्छा, ये एक्चुअली मतलब उस टोन, ये इनको क्वेश्चन ये नहीं पूछना था कि देयर इज अ बेलमेंट और नॉट, इनको पूछना था देयर इज अ डिलीवरी और नॉट, उस तरह से. तो यहाँ पे इन्होंने बोला मियर कीपिंग ऑफ बॉक्स. केवल बॉक्स रहने से इसका मतलब ये नहीं कि उसने बॉक्स दे दिया. अल्टीमेटली वो बॉक्स तो अपने साथ ले जा ही, चाबी ले जा रही, मतलब बॉक्स भी ले जा ही रही है, मतलब कभी भी उसने अपना ज्वेलरी का पोजीशन इन अ वे उसको दिया ही नहीं. मियर कीपिंग ऑफ द बॉक्स एट वाइज शॉप when she herself took the key away cannot amount to delivery. तो फिर ये एक तरह से उसने कभी उसको इस तरह से ले लिया. आंसर देखो दो तरीके से दे सकते हैं. या तो ऐसा दे सकते हैं कि भाई चाबी उस लेडीज को दे दिया, मतलब गोल्डस्मिथ ने एक सिंबॉलिक डिलीवरी कर दिया, तो उसका कोई लायबिलिटी बनता नहीं है. या आंसर को घुमा के इस तरह से बोल सकते हैं कि क्योंकि वो तो चाबी बंद करके अपने साथ ही ले जाती थी, इसलिए उसने एक तरह से अपना ज्वेलरी बॉक्स कभी गोल्डस्मिथ को दिया ही नहीं. इस तरह से भी ले सकते हैं. तो दो तरीके हैं बोलने के. इनका जो क्वेश्चन था वो इस तरह का था कि ये तो बेलमेंट है कि नहीं, तो फिर उस लिहाज से हम लोग को सेकेंड एंगल से सोचना पड़ेगा कि फ्रॉम द लेडीज का एंगल, कि क्योंकि वो बॉक्स भले ही रखवा रही है पर चाबी अपने साथ ले जा रही, इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने कभी भी डिलीवरी किया ही नहीं ज्वेलर को, तो किया ही नहीं, देयर इज नो डिलीवरी, नो बेलमेंट, अकॉर्डिंगली नो कॉन्ट्रैक्ट. तो ये उनका टोन है. ठीक है, सिंस देयर इज नो डिलीवरी देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, नो बेलमेंट. तो इस तरह आंसर में प्लीज यस यस के बदले नो कर दो. नो नो. ठीक है, घुमा के एंगल दे दिया इसको कि उस तरफ से सोचो कि कभी इसने दिया ही नहीं था. ओके, तो पहले 148 का डेफिनेशन, फिर 149 सिंबॉलिक डिलीवरी, फिर बताया कि एक तरह से देखा जाए तो चाबी तो वो अपने पास ही हमेशा रखती है, तो उसने कभी भी गहने दिए ही नहीं ज्वेलर को, तो डिलीवरी नहीं हुआ, बेलमेंट ही नहीं हुआ. नो डिलीवरी, नो बेलमेंट.
ठीक है, नो डिलीवरी नो बेलमेंट। फ्रॉम मिसेस एज पर्सपेक्टिव। ठीक है, बैक टू द बुक। अब आएगा अपने ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तीसरा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। मैंने पिछले क्लासेस में भी बोला है तुमको कि लॉ में कहीं पे भी कंस्ट्रक्टिव वर्ड आए तो उसका मतलब होता है डीम्ड। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या डीम्ड डिलीवरी ये सिंबॉलिक डिलीवरी से भी 4 कदम आगे है। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां डिलीवरी हुआ ही नहीं है, ना सामान का ना सिंबल का, नाइदर गुड्स नॉर सिंबल। ना गुड्स दिया है ना सिंबल दिया, कुछ भी नहीं दिया, यहां बस एक कम्युनिकेशन दिया है कि मेरे पास आपका सामान है, मैं आपकी अमानत की तरह रख रहा हूं। ठीक है, ओनली एन अटॉर्नमेंट। अटॉर्नमेंट का मतलब होता है कम्युनिकेशन दैट आई होल्ड गुड्स ऑन योर बिहाफ। आई होल्ड गुड्स ऑन योर बिहाफ, मेरे पास जो सामान पड़ा है वो आपकी अमानत की तरह मेरे पास पड़ा है, आप जब बोलोगे आपको दे देंगे। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन है इसको अटॉर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटॉर्नमेंट। तो यहाँ गुड्स भी नहीं होता सर, यहाँ सिंबल भी नहीं होता, यहाँ सिर्फ अटॉर्नमेंट होता है। और हम लोग मान लेते हैं कि हाँ तुम्हारे पास मेरी अमानत की तरह है, तो मतलब है कि मेरे पास ही पड़ा, मतलब तुमने डिलीवरी कर दिया, हो गया डीम डिलीवरी। तो ना यहाँ गुड्स है, ना यहाँ सिंबल दिया जा रहा है, यहाँ सिर्फ एक जबान दी जा रही है, उसे हम कहते हैं अटॉर्नमेंट। अटोनमेंट नहीं बॉस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अंग्रेजी में एक शब्द होता है अटोनमेंट, ATONE, एटोनमेंट। एटोनमेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना। यहाँ स्पेलिंग क्या है? अटॉर्न। अटॉर्न कम्स फ्रॉम द वर्ड अटॉर्नी, मतलब एजेंट, मतलब मैं आपके लिए आपका एजेंट की तरह माल होल्ड कर रहा हूं। ठीक है, अटॉर्नमेंट कम्स फ्रॉम द वर्ड अटॉर्नी, ATTORNEY। अटॉर्नी से वर्ड आया अटॉर्न, मतलब एजेंट, मतलब आई एम लाइक योर एजेंट, आई एम होल्डिंग द गुड्स फॉर यू। तो मान लो कि आपको डिलीवर हो ही गया। तो इस तरह से अगर कोई हमें कम्युनिकेशन कर दे तो कानून की भाषा में उसे कहते हैं डीम डिलीवरी या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब इसमें क्या हुआ था, एक बहुत ही मशहूर केस हुआ था। वो केस था बैंक ऑफ चित्तूर, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है, बैंक ऑफ चित्तूर वर्सेस नरसिम्हा हुलू। नरसिम्हा हुलू वहाँ की एक सरनेम होती है बहुत फेमस, नरसिम्हा हुलू। तो हुआ क्या कि सिनेमा हॉल का जो मालिक है, सिनेमा हॉल का मालिक है, उसने बैंक से लोन लिया था, बैंक ऑफ चित्तूर से लोन लिया था, और बदले में गिरवी क्या रखा था? बोला सिनेमा हॉल का प्रोजेक्टर हम आपके यहाँ गिरवी रख रहे हैं, उसी के बदले हम लोन ले रहे हैं। अब कॉमन सेंस की बात है, सिनेमा हॉल का मालिक जो लोन लिया है सिनेमा को चलाने के लिए, अगर वो अपने सिनेमा हॉल का प्रोजेक्टर ही निकाल के बैंक को पकड़ाएगा तो मूवी कैसे चलाएगा? ठीक है, तो उसने क्या किया, अटॉर्नमेंट लिख के दे दिया बैंक को कि और मेरा ये सामान आप ही के पास गिरवी, आप समझ लो, पर रखा हुआ मैं हूं, मेरे पास है ये, ताकि मैं मूवी दिखा सकूं, आप जब बोलोगे आपको ये मिल जाएगा। आई एम होल्डिंग इट इन कस्टडी फॉर यू, आई एम लाइक योर एजेंट। तो सिनेमा हॉल का मालिक अगर इस तरह का अटॉर्नमेंट कर दे तो इट इज लाइक अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ओके, डीम्ड डिलीवरी, कि उसने बैंक को ऐसे दे ही दिया। ओके, कई जन को लगे सर ये तो प्लेज का क्वेश्चन है। हाँ, तो प्लेज इज ऑल्सो टाइप ऑफ बेलमेंट, ये तो एग्जाम्पल प्लेज वाला ही है, क्योंकि सामान गिरवी रखना लोन के लिए, दैट्स अ प्लेज। तो प्लेज इज ऑल्सो टाइप ऑफ बेलमेंट। ठीक है, द कस्टडी ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर्ड बट ओनली एन एक्नॉलेजमेंट इज मेड। खाली हम बोल देते हैं, जबान देते हैं, उस जबान को अटॉर्नमेंट कहते हैं शुद्ध भाषा में। ठीक है, पढ़ लो। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। राम प्लेजेस अ सिनेमा प्रोजेक्टर
with bank, Ram requests the bank to allow the goods to remain in his possession and he will hold them in trust, मतलब अमानत की तरह रखेगा अपने पास, and promises to hand over the possession whenever the bank demanded. So there is a clear cut atonement over here, hence माना जाएगा as if राम ने वो प्रोजेक्टर दे ही दिया बैंक को, ये माना जाएगा कि बैंक को डीम डिलीवरी हो चुका है. ठीक है. क्वेश्चन 3. सेक्शन अपना चल रहा है वही 149 उसी के ऊपर है. Whether a valid contract of pledge has been made? Yes. There is deemed ठीक है. तो ये भी अपना ख़त्म होता है, यहाँ हो गया. अब हम आ गए ये बड़े टॉपिक पर. तो बेलमेंट का सारा किस्सा कहानी ख़त्म हो गया अभी 1 घंटे 20 मिनट में. अब बेलमेंट के सीधे बड़े टॉपिक पे आए हैं. एंड दिस कवर्स ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ बेलमेंट एक्सेप्ट 3 सेक्शंस जो नीचे लिखा हुआ है. ये रहा पूरा ड्यूटीज़ एंड राइट्स का पूरा चार्ट बनाया हुआ है. बेलर्स ड्यूटीज़, बेलीज ड्यूटीज़, बेलर्स राइट्स, बेलीज राइट्स. नीचे पढ़ो है क्या लिखा है. दिस चार्ट कवर्स द एंटायर सेक्शन रेंज ऑफ बेलमेंट. बेलमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? 149 से लेके, अच्छा 148 149 तो पहले ही हो गया, तो 150 से लेके 171 एंड 180 181. केवल 3 सेक्शंस छोड़ के, वो 3 सेक्शन है टक टक टक. ठीक है. ये 2 टॉपिक जो हैं ये फाइंडर ऑफ गुड्स में आएगा बाद में, और ये वाला टॉपिक टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट में आएगा, मतलब इसी में चैप्टर में आगे जाके आएगा. ठीक है. तो सर अपनी कहानी चालू हुई थी सेक्शन 148 से कि बेलमेंट क्या होता है, फिर 149 मोड्स ऑफ डिलीवरी. ठीक है. 148 149. अब 150 से 171 इसमें कवर्ड है. 180 181 2 अलग से सेक्शन है, वो भी इसी का है. ये 3 सेक्शंस हम लोग को बाद वाले टॉपिक्स में मिलेगा अलग से. ओके. ठीक है. ड्यूटीज एंड राइट्स बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत जोरदार है एकदम. ठीक है. इसको तो मैं डिस्कस करूंगा अलग से पूरा एकदम डिटेल में जाके एक ब्रेक के बाद.